नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक कंप्लीट रेस्टोरेशन दिखाने वाला हूँ एक 1996 BMW E39 5 सीरीज पर। इस गाड़ी को हम कुछ ऐसी हालत में लेके आए थे एज अ नॉन रनर, और उसके बाद हम इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारा मेंटेनेंस करने के बाद इस इंजन को स्टार्ट कर पाए थे और इसको ड्राइव भी कर पाए थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। This is a 1994 BMW E39 6 cylinder and it is a manual। ये BMW की 4th जनरेशन है जो कि E39 से काफी फेमस हुई है। ये कार जो आप देख रहे हो ये 1998 मॉडल है और ये अराउंड 70 to 80,000 किलोमीटर चली हुई है। अभी इसके अंदर बैटरी नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते, बट इसको हम इवेंचुअली स्टार्ट करेंगे एंड विल डू अ प्रॉपर बिल्ड। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी का कलर भी नहीं दिख रहा, इतनी ज्यादा मिट्टी इस पर केक डाउन है क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही खड़ी है। These are the original wheels and these are in a very good condition। इस गाड़ी को दोनों दरवाजों के बिना पार्क किया गया था क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कोई भी डोर लैच अंदर या बाहर से काम नहीं करता। लेफ्ट की साइड का जो डोर है पीछे की साइड का, वो एक पूरी गाड़ी में ऐसा है कि जिसके अंदर डोर लैच काम करता, इसलिए ये आगे के दोनों डोर उतार के रखे हुए हैं। ये डोर भी है हमारे पास, तो हमको लॉकिंग मैकेनिज्म मंगवाना पड़ेगा और उसके बाद हम दरवाजे को वापस लगा सकते हैं। तो इस सारी मिट्टी के अंदर आपको प्रोबेबली इस कलर का पता नहीं चल रहा होगा। इस कलर का नाम है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, जो कि काफी फेमस कलर है। 1990s के अंदर बहुत सारी कार इस कलर के अंदर आती थी, स्पेशली BMW। ये रेसिंग ग्रीन फर्स्ट इंट्रोड्यूस एस्टन मार्टिन ने किया था, उसके बाद काफी ब्रांड्स ने इसको फॉलो अप किया था। ये BMW E39 1995 से लेके 2004 तक प्रोडक्शन में रही थी। इसको बाद में रिप्लेस किया था BMW E60 ने, जो कि एक 5th जनरेशन है, और ये E39 एक 4th जनरेशन 5 सीरीज है। पेंट बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन में है और इसको एक प्रॉपर वॉश की सख्त जरूरत है। तो ये वाली BMW के अंदर काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील पर आप देख सकते हो इसके अंदर कैसेट चेंजर है, CD चेंजर है, BMW का फोन है, और ये सारे ऑप्शंस काफी महंगे होते थे पहले। छत पर आप देख सकते हो कपड़ा रोकने के लिए किसी ने यहाँ पर सपोर्ट बार लगाई हुई है, बट ये सारा निकाल के हम इसको दोबारा रीफिनिश करेंगे। और क्लच इसका फॉर्चुनेटली अभी प्रॉपरली काम कर रहा है और गियर काफी ज्यादा स्मूथ है। इसका हमको गियर ऑयल और जितने भी ऑयल हैं सब चेंज करने पड़ेंगे। इसको वापस लगा देते हैं सो वी डोंट लूज इट। और यहाँ पर नीचे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, एक काम कर रहा है, एक अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हो BMW का बिजनेस कैसेट है। यहाँ पर आप जो कैसेट्स आती थी उसको प्ले कर सकते हो। यहाँ पर आपके AC कंट्रोल्स हैं। अभी इसके अंदर बैटरी नहीं है तो कुछ भी लाइट अप नहीं होगा। यहाँ पर सिगरेट लाइटर है, यहाँ पर आप फोन रख सकते हो। ये आपके चारों इंडिकेटर का और ये डोर लॉक का बटन है। यहाँ पर ये एस्ट्रे है जो कि हर BMW में होती है, एंड बहुत सारे रस्टेड बोल्ट्स और काफी रैंडम चीजें हैं। और ये रहा BMW का फोन। यहाँ पर आप इसको अगर प्रेस करोगे तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो। ऑनेस्टली यार मेरे को इस गाड़ी के अंदर ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा है फोन। मतलब 1998 के अंदर जो आदमी इस गाड़ी को चला रहा था उस टाइम ये फोन यूज कर रहा था यार, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इस फोन से मैं कभी फोन मिला पाया, दैट वुड बी रियली ऑसम। तो स्टीयरिंग पर जैसे देखने के बाद सारे बटन अभी तक इंटैक्ट है। स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली में काफी अच्छी कंडीशन में है, और बस इसके अंदर एक और दिक्कत है जो कि इसका जो इग्निशन लॉक है वो कहीं पर घूमता नहीं है। और स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट फंक्शन भी है जो कि मैनुअल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं है। इसके अंदर हालांकि ऑप्शन आता था। इसके अंदर रियर ऑटोमेटिक सनशेड भी है जो कि आपको यहाँ पर पीछे दिख जाएगा, जो कि आजकल की गाड़ियों में भी आता है। फोन को वापस लगा देते हैं यार मीनवाइल, ताकि हम इसको फर्दर डैमेज ना करें। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये मैनुअल हैंड ब्रेक है जो कि आजकल काफी रेयर है, BMW के अंदर नहीं आता। और ये रहा लाइट स्विच। गाड़ी बाहर ऐसे ही खड़ी थी तो अंदर बहुत ज्यादा स्पाइडर वेब्स है। और 1998 मॉडल के होने के बावजूद इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी। इसके अंदर शायद हम एंजल आई भी इंस्टॉल कर सकते हैं आगे जाकर। और जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो सीट और डोर सेल सारा ही बहुत ज्यादा गंदा हुआ। इसको एक बहुत ही प्रॉपर क्लीनिंग की जरूरत है यार, मेरे से तो देखा नहीं जाता ऐसे। एंड यहाँ पर कुछ डैमेज है आई अस्यूम, और पूरी गाड़ी के अंदर एक ये दरवाजा काम करता है।
यहाँ पर ऑटोमेटिक विंडोज ऑफ कोर्स, लेदर सीट्स आर इन अ गुड कंडीशन। पीछे यहाँ पर आप सनशेड देख सकते हो, जो रियर सनशेड है। पहले सेंटर आर्मरेस्ट को खोलकर देखा था और देख सकते हो लेदर की कंडीशन काफी अच्छी है। सेंटर में भी आपको यहाँ पर वेंट्स मिलते हैं 1998 में। यहाँ पर आपको कप होल्डर भी मिलता है। ये वाला दरवाजा भी नहीं खुलता है, ना ही अंदर से ना ही बाहर से, तो इसको भी देखना पड़ेगा कि कैसे खोलेंगे हम। और जब दरवाजा बंद करते हैं, इट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग साउंड। ये इसकी दो की हैं, एक मेन की और एक ट्रंक के लिए। तो इसको ओपन करने के लिए राइट साइड पर लॉक होता है और लेफ्ट साइड पर अनलॉक। तो BMW के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार, डंडा हमारे पास होना चाहिए ताकि हम इस बूट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि इसके हुड स्ट्रट्स आई एम श्योर काम नहीं करते। और यहाँ पर डिग्गी में आप देख सकते हो काफी ज्यादा लूज सामान पड़ा है। ये शायद जो हमारा डैशबोर्ड का लॉक है उस जैसा लग रहा है मेरे को। ये आई गेस डोर की ट्रिम है क्योंकि क्रोम है। ये शायद ड्राइवर साइड का डोर लॉक होगा। और रैंडम सामान काफी रिले है अंदर। यहाँ पर फिगर आउट करने में भी मजा आएगा कि भाई क्या क्या किया हुआ है पहले प्रीवियस ओनर ने। बैटरी यहाँ पर नहीं है, ऊपर फ्यूजेस के साथ छेड़खानी जरूर की होगी, तो हमको इसको भी देखना पड़ेगा। इसके अंदर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एक CD चेंजर होता है, लेट्स सी अगर है या नहीं। एंड हियर इट इज। यहाँ पर आप 6 इंडिविजुअल CDs डाल सकते हो। मतलब 1998 के अंदर 6 CD अपने मन पसंद के इसके अंदर डाल के गाने सुन सकते। अगर ये सारा म्यूजिक सिस्टम चल रहा होगा तो ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। लाइट के पीछे यहाँ पर रस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो इसको भी हमको फिगर आउट करना पड़ेगा। ऊपर टूल किट के अंदर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट टूल किट का जो एक लॉकिंग नट होता है वो भी नहीं है। तो ये गाड़ी भी 525D है और मेरी गाड़ी भी 525, और दोनों ही 6 सिलेंडर इनलाइन 6 सिलेंडर है। इस गाड़ी में और उस गाड़ी में कम से कम 13 साल का फर्क है। मेरी वाली 6th जनरेशन है और ये 4th जनरेशन है। तो यहाँ पर ट्रंक का जो लैच है वो भी मिसिंग है, और एटलीस्ट एक चाबी से तो खुल रहा है अभी। तो उसके बाद चलते हैं यार इंजन की तरफ, जो कि इसका सबसे मेन पार्ट है, जो कि एक इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन है। यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड हेल्प कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भी हुड स्ट्रट्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं, तो अपने आप ये बोनट उठेगा नहीं। और ये काफी भारी है, आई एम नॉट किडिंग। इसकी एक खिड़की 2 आदमी भी आराम से नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं BMW को ओरिजिनल फ्यूल पंप लगा हुआ है। एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इंजन। तो अगर इसमें कोई कूलेंट का इशू है, जो कि इन गाड़ियों में काफी होता है, तो अगर हम इंजन ऑयल कैप को निकालेंगे तो नीचे कोई व्हाइट या क्रीमिश सब्सटेंस होना चाहिए। कैप को देखने के बाद ये परफेक्टली फाइन है। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर कैम दिख रहे हैं और टाइमिंग चेन दिख रहा है, जो कि काफी ठीक लग रहा है। बट आई डोंट नो ये आखिरी बार कब इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले इसके सारे ऑयल को चेंज करेंगे, हम फिल्टर्स को चेंज करेंगे, जो नहीं मिलेंगे उसको साफ करके वापस लगाएंगे। मीनवाइल सीधा ही स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस इंजन के अंदर जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसके अंदर स्वेल फ्लैप है। अगर वो स्वेल फ्लैप ब्लॉक नहीं किए हुए हैं प्रीवियस ओनर ने, तो वो स्वेल फ्लैप टूट के इनटेक में गिर सकता है, जो कि इस इंजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। सबसे पहले इग्निशन स्विच को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को ये मैनिफोल्ड का देखना पड़ेगा, क्योंकि स्वेल फ्लैप का कोई पीस अगर इनटेक में गिर जाता है तो ये इंजन कोई काम का नहीं है। मतलब इट विल रिक्वायर अ इंजन रीबिल्ड, और इसका सामान तो भाई इंडिया में वैसे ही नहीं मिलता, तो इंजन का तो भूल जाओ। तो कैप लगाने के बाद यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर दोनों साइड पर इसके कैबिन फिल्टर्स हैं, और राइट हैंड साइड पर हम पावर स्टीयरिंग रेजर्वोयर और कूलेंट रेजर्वोयर, और यहाँ पर पीछे सारे आप देख सकते हो, वहां पर पीछे फिल्टर है आपका। और दिस इज इन अ वेरी गुड कंडीशन ओवरऑल। नीचे जो बेल्ट है उस बेल्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट इस बेल्ट पर टेंशन भी नहीं है, तो कोई टेंशनर भी चेंज करना पड़ेगा। फैन फ्रीली मूव कर रहा है, एंड दिस इज हाउ द BMW E39 लुक्स। इस BMW को सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार बहुत ही कम BMW हैं जो इतने पुराने टाइम के अभी तक सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्स हैं जो कि वो स्क्रैप हो चुकी होंगी, और जो कि नहीं हो रखी हैं वो इतनी ज्यादा गंदी कंडीशन में कि उनको सेव नहीं कर सकते।
आई थिंक आई कैन सेव दिस BMW। एट द एंड मेरे को ये एक वर्किंग एग्जाम्पल करना है BMW E39 का। ये कार रजिस्टर हुई थी 98 में, बट ये एक्चुअल मॉडल 96 का है, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में 96 में इंपोर्ट हुई थी। तो टेक्निकली ये 96 मॉडल E39 है। तो ये गाड़ी बहुत सालों से, अराउंड 15 ईयर्स से ऐसे ही खड़ी है। इनिशियल वॉक अराउंड के बाद अब चलो यार इस कार को प्रॉपर वॉश करते हैं।
रात काफी हो गई है बट जो एक ग्रीन कलर है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। सुबह मैं आपको दिखाऊंगा इसको प्रॉपरली कि इसके अंदर कितने स्क्रैचेस हैं, कितने डेंट्स हैं और पेंट की कंडीशन कैसी है, क्योंकि अभी पानी होने के कारण ये पेंट काफी सही लग रहा है बट आई एम श्योर ये पेंट की कंडीशन बहुत खराब होगी। प्रॉपर स्पेक शीट मिली थी जो कार के अंदर ऑप्शन है, उसके अंदर इस कार का कलर है ऑक्सफोर्ड ग्रीन। साफ करने के बाद एटलीस्ट ये गाड़ी ऊपर से अब थोड़ी ठीक लग रही है कंपेयर टू बिफोर, जहां पर हमको इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि कार का कलर भी नहीं पता चल रहा था। इट इज मच बेटर। 10-12 साल से जो गाड़ी साफ नहीं हुई, इसको साफ करने में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है। आई एम श्योर कि काफी लोग मुझसे इस बात पर एग्री करेंगे। तो ये गाड़ी बिना डोर्स के बहुत सालों से खड़ी थी, उसके कारण ये इग्निशन लॉक स्टार्ट पोजीशन पर अटका हुआ है। तो चाबी को आप किसी भी साइड पर घुमाओ, चाबी घूमती नहीं है। तो मैंने WD-40 भी स्प्रे किया था इग्निशन के अंदर बट उससे कुछ नहीं हुआ। आई डिड सम रिसर्च और BMW E39 के अंदर ये इग्निशन लॉक की सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ये सेम इश्यू था। तो नेट पर सर्च करने के बाद मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं मिला। सो इग्निशन कॉइल के अंदर एक सिलेंडर होता है और आगे इसका इग्निशन स्विच होता है। तो अगर ये इग्निशन स्विच खराब नहीं है तो ये इग्निशन लॉक को हम ठीक कर सकते हैं। अगर ये इग्निशन लॉक कई बार ऐसे स्टक हो जाता है तो अगर आप दूसरी साइड से थोड़ा घुमाने की कोशिश करोगे तो कई बार ये इग्निशन लॉक दोबारा काम करने लगता है। इन थ्योरी अगर ये इग्निशन लॉक दोबारा काम कर जाता है तो हमको नया इग्निशन नहीं मंगवाना पड़ेगा, नई चाबी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। एज आई सेड कि 1996 E39 के पार्ट्स इंडिया में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम हर एक चीज को फिक्स कर पाए रादर देन रिप्लेसिंग इट तो वो काफी सही होगा इस रेस्टोरेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर चाबी से घुमाने की कोशिश करता हूँ इग्निशन को तो कहीं पर भी मैं उसको घुमा नहीं सकता। चाबी ऐसे ही बाहर जाती है और ऐसे ही अंदर आती है और ये ऑन पोजीशन पर है क्योंकि इसका स्टीयरिंग लॉक नहीं होता। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये ऑन पोजीशन पर जाकर स्टक हो गई है। हम इस इग्निशन सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं बहुत इजीली और स्टार्ट कर सकते हैं इस इंजन को, बट आई वांट टू मेक दिस अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द E39। मेरे पास यहाँ पर इसकी 2 कीज हैं और दोनों ही कीज सेम कार के लिए हैं, तो नो मैटर कौन सी भी की आप डालो ये इग्निशन लॉक घूमना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का इग्निशन ढंग से काम कर रहा है तो ऑन पोजीशन के अंदर आप गाड़ी की चाबी बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर आपके इग्निशन के साथ कुछ खराब हुआ है तो ही ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर और नीचे का जो प्लास्टिक पीस होता है यहाँ पर वो मिसिंग है स्टीयरिंग का, और किसी ने पहले ही ट्राई किया है इसको ठीक करने का, क्योंकि अगर उन्होंने ठीक कर दिया होता तो इग्निशन ढंग से काम कर रहा होता। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं इग्निशन स्विच, और ये बहुत सारी कार्स के अंदर सेम आता था। BMW E39, E46 और काफी कार के अंदर ये E36 में लगभग ये सेम इग्निशन स्विच है। सो इग्निशन स्विच को निकालने के लिए उसके ऊपर एक कनेक्टर होता है, उसको आपको ऐसे बाहर निकालना है। क्योंकि सारे प्लास्टिक पार्ट 25 साल पुराने हैं तो कोई भी चीज आराम से टूट सकती है, तो टेक योर टाइम। तो इग्निशन स्विच को ऐसे निकालने के बाद इग्निशन स्विच को 2 बोल्ट्स होल्ड करते हैं जो कि आपको नीचे से यहाँ पर दिखेंगे। इनके ऊपर रेड कलर का पेंट होता है और ये फैक्ट्री से आता है। दैट मीन्स कि इग्निशन स्विच आज तक किसी ने नहीं खोला है। दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर किसी ने अभी तक इसके साथ छेड़खानी नहीं की है तो शायद हम इसको ठीक कर पाए। तो आपको इसको खोलने के लिए बहुत ही पतला फ्लैट हेड चाहिए होगा ऐसा, और लेवरेज के लिए क्योंकि ये बहुत ही टाइट है ये नट, तो इसके लिए आपको एक स्पैनर ऐसे इसके अंदर लगाकर इग्निशन स्विच के इन स्क्रूज को आप आराम से निकाल सकते हो। स्विच निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सोलेनॉइड है जो कि दूसरी साइड इग्निशन से आती है। जैसे ही आप चाबी घुमाते हो तो इस साइड का जो ये सिलेंडर है वो घूमता है। नीडल नोज प्लायर्स लेने होंगे ऐसे और इनको आगे पीछे घुमाना होगा। एक्चुअल वीडियो में या तो कैमरा रुक गया था या पता नहीं, पर वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेसिकली आपको करना क्या है, जो इसके सिलेंडर है इसको पकड़कर घुमाना है और थोड़ा फोर्स लगाने से ये मत सोचना कि जल्दी टूट जाएगा। आप एक हल्की सी क्लिक सुनोगे जब इसको घुमाओगे और ये अपनी प्लेस पर वापस चला जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं चाबी लगाकर अगर घुमाता हूं तो इग्निशन अब प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये स्पेयर की यूज करूंगा रादर देन यूजिंग द ओरिजिनल की, क्योंकि जो ओरिजिनल BMW की ये की है इसकी जो टीथ है वो काफी ज्यादा वोर्न आउट है और इसके अंदर इमोबिलाइजर सिस्टम है, तो मैं इस चाबी को तोड़ना नहीं चाहता। स्पेयर की को हम फिर भी रिस्क ले सकते हैं कि इसको हम वैसे बनवा सकते हैं। स्पेयर की से मैं इस इग्निशन को प्रॉपरली वर्क कर सकता हूँ, थोड़ा फोर्स भी लगा सकता हूँ। इसके अंदर कोई रिमोट नहीं है तो टूटने का खतरा नहीं है। और अभी भी थोड़ा सा इग्निशन
इग्निशन स्टिक कर रहा है, बट एज हम कार को ड्राइव करेंगे या फिर इग्निशन को ऑन ऑफ करेंगे तो आई थिंक इट शुड बी फाइन इन द फ्यूचर। दूसरी साइड के सिलेंडर पर WD-40 भी स्प्रे कर सकते हो, मैंने यहाँ पर वो नहीं किया था। मे बी अगर बाद में दिक्कत आती है तो इग्निशन स्विच को खोलकर मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर WD-40 भी स्प्रे करूंगा। इग्निशन को वापस लगाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इग्निशन स्विच को उतार रहे थे तो कौन सी पोजीशन पर आपकी की थी। अगर आपकी पोजीशन बंद पे थी तो चाबी को बंद करके फिर इग्निशन स्विच लगाओ। अगर ऑन पोजीशन में थी या फिर बीच में थी तो जहां पर भी आपकी पोजीशन थी स्टार्टिंग में इग्निशन स्विच को निकालते टाइम उसी पोजीशन पर चाबी को कर उसके बाद ही इग्निशन स्विच को वापस लगाना, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर उसी साइड के स्लॉट्स बने हुए हैं। ऐसे इग्निशन स्विच को वापस लगाने के बाद आप ये इग्निशन स्विच का जो कनेक्टर है उसको वापस लगा सकते हो और उसके बाद द जॉब हियर इज डन। तो इतना इजी होता है यार BMW E39 के इग्निशन लॉक को फिक्स करना। आई नो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है E39 पर, स्पेशली बाहर जो लोग अभी भी इसको यूज करते हैं। आई होप इस वीडियो से उन लोगों की कुछ हेल्प होगी इसको डायग्नोस करने में। E39 के बहुत ही डिस्गस्टिंग इंटीरियर को साफ करेंगे। ये गाड़ी बहुत सालों से बिना दरवाजों के खड़ी थी तो इसके कारण सारा ही इंटीरियर बहुत ही ज्यादा खराब है। साफ करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर की कंडीशन अभी कैसी है। तो पूरे इंटीरियर के अंदर स्पाइडर वेब्स हैं, स्पाइडर्स हैं और बहुत सारी मिट्टी है हर जगह पर, तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो यार अब इस इंटीरियर को क्लीन करते हैं।
आई थिंक दिस टर्न्ड आउट ग्रेट इफ वी कंपेयर टू बिफोर, जहाँ पर इंटीरियर पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और अब जैसे कि हम देख सकते हैं सारा इंटीरियर बहुत ही साफ है, ना ही कोई डैशबोर्ड में क्रैक है, सीट की कंडीशन भी इतनी खराब नहीं है। इस E39 के डोर्स वापस लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इन दरवाजों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। दरवाजे लगाने से पहले मैं इसके डोर कार्ड्स रिमूव करूंगा, इसको अंदर से थोड़ा साफ करूंगा, उसके बाद हम इन दरवाजों को वापस लगा सकते हैं। ये दरवाजे इसलिए उतार के रखे थे क्योंकि इस गाड़ी के लॉक्स सारे ही खराब हैं, क्योंकि E39 में लॉक्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है। आगे बढ़ने से पहले मैं इन दरवाजों पर थोड़ी कंप्रेस्ड एयर मारूंगा ताकि मेजोरिटी जो लूज डर्ट है वो हट जाए।
एंड नाउ वी कैन स्टार्ट डिसअसेंबलिंग द डोर कार्ड्स। तो जिसने भी पहले दरवाजे निकाले थे उन्होंने काफी चीजें काट दी है। मेमोरी सीट का जो ये बटन है इसकी वायर्स कट हुई हैं, इवन की पावर विंडो की भी वायर्स कट हो गई हैं, बट आई थिंक वी कैन रिपेयर देम। तो चलो यार अब इनके दरवाजों के डोर कार्ड्स को साफ करते हैं। दरवाजों के डोर कार्ड्स काफी साफ हो गए हैं। मेरे को लग नहीं रहा था कि इतने साफ हो पाएंगे, बट अब हम इनके लॉक्स और एयर बैग्स वगैरह निकालते हैं। उसके बाद इन डोर्स को हम कार पर लगा सकते हैं। लॉक निकालने के बाद अगर आपने कभी डोर किसी कार पर नहीं लगाया तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इस डोर को सिर्फ 2 बोल्ट होल्ड करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे बोल्ट लगाने के बाद अब आप इसका जो मेन वायरिंग हार्नेस है उसको लगा सकते हो। उसके बाद जो ये आर्म निकल रहा है इसको आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है। उसके बाद सेम ऐसा ही दूसरी साइड पर भी कर सकते हो आप। फाइनली इतने सालों के बाद अब इस E39 पर डोर्स वापस लग गए हैं। हालांकि अभी तक वो बंद नहीं होते क्योंकि इनके लॉक खराब हैं, बट जो हमने इंटीरियर साफ किया था अगर वो हम बिना दरवाजों कैसे गाड़ी छोड़ दे तो दोबारा खराब हो जाता। तो दरवाजे लगाने का मेन मकसद यही था कि ताकि जब तक इसके लॉक्स को फिगर आउट नहीं करते हम तो एटलीस्ट और ज्यादा मिट्टी अंदर ना आए। तो जब से हमने इग्निशन लॉक ठीक किया है उसके बाद जब भी मैं चाबी को घुमाता हूँ तो इंजन क्रैंक नहीं होता, इवन की स्टार्टर भी एंगेज नहीं होता। तो अगर ऐसा आपकी गाड़ी में हो रहा है तो सबसे पहले स्टार्टर को देखना चाहिए, फ्यूजेस को देखना चाहिए और वायरिंग को देखना चाहिए। सबसे पहले मैंने ट्रंक के फ्यूजेस को चेक किया था बैटरी के जस्ट ऊपर। यहाँ पर ये जो बड़ी 3 रिले दिख रही हैं आपको, इन तीनों ही रिले पर बहुत ज्यादा कोरोजन था। अगर मेरे को फोटो मिलती है तो मैं यहाँ पर वो डाल दूंगा, बट साफ करने के बाद उनको एक्चुअली में कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने वायरिंग को चेक किया, पीछे से यहाँ पर वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, बट इंजन के अंदर काफी सारी लूज वायर्स थी। कई सारी वायर्स को रिपेयर करने के बाद मैंने फिर ट्राई किया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट मेरे को मेन फ्यूज बॉक्स नहीं मिल रहा था तो मैंने राइट साइड का कैबिन फिल्टर उतार के देखा तो यहाँ पर नीचे ये ब्लैक बॉक्स है। आई थिंक दिस इज द मेन फ्यूज बॉक्स और इसके अंदर मेन फ्यूज है स्टार्टर के लिए, तो हमको वो भी फ्यूजेस चेक करने पड़ेंगे। तो इनमें से कोई भी स्क्रू आराम से निकल नहीं रहा है क्योंकि देख सकते हो ये काफी ज्यादा रस्टेड है। पीछे वाला एक लेफ्ट साइड का तो इतना खराब है कि उसको विदाउट ड्रिलिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट आई डोंट वांट टू ड्रिल जस्ट येट। तो सबसे पहले मैं इनको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो किसी ने कैबिन फिल्टर पर ये रैंडम कैबिन फिल्टर रखा हुआ है, बट आई हैव अ वेरी गुड प्लान फॉर दिस। अगर मेरे को इसका एक्चुअल फिल्टर यहाँ लोकली नहीं मिलता है, आई विल हैव टू ऑर्डर इट फ्रॉम eBay और समथिंग, बट उस टाइम तक और ज्यादा मिट्टी अंदर ना जाए तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप एक BMW F10 के कैबिन फिल्टर को यहाँ पर कैसे फिट कर सकते हो। ऑलमोस्ट डायमेंशंस बिल्कुल सेम है BMW F10 के दोनों कैबिन फिल्टर्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उनको यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर पीछे वाला बोल्ट एक स्नैप हो गया है और आगे वाले दोनों बोल्ट्स इतने रस्टेड थे कि उनका जो माउंटिंग पॉइंट है वो भी साथ में ही आ गया है बाहर। और
पीछे वाले को मैं खोल नहीं पाया, इट वॉज वेरी वेरी रस्टी। बट जो हमको फ्यूज निकालना है उसके लिए ये काफी है। तो ये ब्लैक कलर का जो है इसके अंदर है कम से कम भी 4-5 फ्यूजेज, और ये मेन फ्यूज है स्टार्टर मोटर के लिए। इसको आपको यहाँ से ऐसे निकालना है। इसके पीछे एक आपको टैब दिखेगा, उसको आपको प्रेस कर कर ये बाहर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ये रहा वो पार्ट जहां से ये निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको ऐसे यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। और ये देख सकते हो ये बहुत पुराने स्टाइल के फ्यूजेस हैं जो पहले मर्सिडीज BMW में आते थे। स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ फिलहाल पेंट की कंडीशन थोड़ी ठीक है पहले से। मैंने कार को एक बार दोबारा वॉश किया है और लेट्स सी अब कुछ होता है या नहीं। नीचे कमेंट करके बताओ यार आपको क्या लगता है इंजन स्टार्ट होगा या नहीं। अगर आपके पास पुरानी डीजल कार है तो उसको कभी भी सीधा ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और अब क्रैंक करके देखते हैं कि अब कुछ होता है या नहीं। तो जहां पर पहले बिल्कुल क्रैंक नहीं होता था, इंजन स्टार्टर एंगेज नहीं होता था, अब एटलीस्ट वो होने लग गया। आई थिंक वी कैन स्टार्ट दिस अप। ऑफ कैमरा मैंने फ्लूइड्स चेक किए थे, इंजन ऑयल अभी तक बदला नहीं है, बट इट विल बी इनफ कि हम इंजन को स्टार्ट कर पाए। और कूलेंट काफी ज्यादा खराब है, इसके अंदर इतना ज्यादा रस्ट है। अगली वीडियो में हम इस कूलेंट को प्रॉपरली फ्लश करेंगे। 4-5 बार फ्लश करना पड़ा था कूलेंट, उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा रस्ट था इसके अंदर। तो अब एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इस इंजन को स्टार्ट करने का। और ऐसा नहीं है कि बैटरी में कोई दिक्कत है, क्योंकि वी हैव अ ब्रांड न्यू बैटरी इन द ट्रंक, तो इट शुड स्टार्ट। तो 2 बार क्रैंक करने के बाद एक बार तीसरी बार और क्रैंक करते हैं। आई थिंक इसके ग्लो प्लग्स या ग्लो प्लग मॉड्यूल खराब है, इसलिए ये राइट अवे फायर नहीं कर रहे, बट आई थिंक वी विल गेट दिस स्टार्टेड। तो लेट्स सी एक बार दोबारा क्रैंक करके देखते हैं। आई थिंक ग्लो प्लग्स अब थोड़े काम करने चाहिए। आई डोंट नो कितने सालों के बाद इंजन क्रैंक हुआ है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर द M51 इनलाइन 6 सिलेंडर। तो इंजन स्ट्रेट अवे काफी रफ है। आई थिंक इट इज मिस फायरिंग अ लॉट। तो अभी ये इंजन काफी ज्यादा मिस फायर कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इसके ग्लो प्लग्स खराब हों, और ये भी हो सकता है कि क्या पता कितने टाइम में हमने इंजन चालू किया है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। पीछे यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा स्मोक आ रहा है इंजन से, बट इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। पुराना डीजल है इसके अंदर, अभी भी मैंने अभी तक फ्यूल टैंक पूरा साफ नहीं किया है। 5-1 लीटर मैंने डीजल इसके अंदर नया डाला है। और इसका जो फ्यूल गेज है डैशबोर्ड पर, वो कभी आई थिंक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग, और एक्चुअल फ्यूल पंप सेंडर से कुछ खराब है, तो वो देखना पड़ेगा। एट द एंड ये इंजन चालू हो गया है, विच मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो अब आपको दिखा देता हूँ इसका ग्लोरियस M51 इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया 1996 के हिसाब से 25 साल पुराना M51 इंजन अभी भी काम कर रहा है। तो 1996 के अंदर BMW जब भी टाइमिंग चेन का यूज कर रही थी रादर देन यूजिंग टाइमिंग बेल्ट, जो कि उस टाइम काफी रेयर था। इवन कि आज के टाइम भी काफी गाड़ियां टाइमिंग बेल्ट यूज करती है। A6 के अंदर आई नो टाइमिंग बेल्ट का काफी इशू है, क्योंकि अगर इस इंजन के अंदर टाइमिंग बेल्ट होती तो हमको सबसे पहले वो टाइमिंग बेल्ट चेंज करनी पड़ती, क्योंकि 25 साल पुराना रबर किसी भी टाइम स्नैप हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी इसके अंदर टाइमिंग चेन है, और अभी तक टाइमिंग चेन की कोई रैटल नहीं है इवन इतने रफ स्टार्ट पर। तो आई थिंक वी आर गुड। तो ये कार सिर्फ 84,000 चली हुई है, तो इतनी ज्यादा हमको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको यहाँ पर बेल्ट की आवाज आ रही है, ये इसकी बेल्ट काफी ज्यादा लूज है। तो इस बेल्ट के अंदर काफी ज्यादा स्लैक है, मतलब ये बेल्ट बहुत ज्यादा लूज है, इसलिए आपको ये बेल्ट की आवाज आ रही है। बट आई थिंक पुली वगैरह सब ठीक है। पीछे की साइड पर एग्जॉस्ट पर स्मोक अब काफी कम हो गया है कंपेयर टू बिफोर, और आई थिंक अगर हम इस इंजन को रेगुलरली चलाते रहेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इवन की प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको पता नहीं था तो इस गाड़ी के अंदर आगे कैसेट प्लेयर है और पीछे डिग्गी में 6 डिस्क CD चेंजर है। 1996 के लिए ये काफी ज्यादा अलग फीचर था, क्योंकि उस टाइम पर कैसेट्स काफी पॉपुलर थी और CDs इतनी पॉपुलर नहीं थी, और CDs उस टाइम काफी एक्सपेंसिव होती थी। तो उस टाइम पर CD प्लेयर होना एक काफी अलग बात थी, वो भी कार के अंदर। एंड हियर इज द BMW फोन, जो कि मेरे को इस गाड़ी का सबसे अच्छा फीचर लगता है। मैंने कुछ लोगों से बात की थी, आई थिंक वी विल गेट दिस फोन वर्किंग। इसके अंदर GSM सिम डलता है, और वो कैसे डलता है उसका तरीका भी मुझे पता है। एंड आई जस्ट नीड द कार्ड जो इसके अंदर डालना पड़ेगा, और आई थिंक उसके बाद हम इससे कॉल कर सकते हैं। तो जब मैं इसकी पहली कॉल करूंगा तो आपको उसके ऊपर जरूर वीडियो मिलेगी। तो आई थिंक ये किसी ने फोन निकालते टाइम काफी ज्यादा फोर्स का यूज किया है। यहाँ पर उनको ऑब्वियसली पता नहीं था कि इसके ऊपर बटन होता है जिससे कि आप इस फोन को हटा सकते हो। बट स्क्रीन अभी तक ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो नीचे सारे पिक्सल्स आ जाते हैं। तो इंजन स्टार्ट करने के बाद अब ये इंजन थोड़ा स्मूथ आउट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका फिलहाल क्लच पेडल काफी सॉफ्ट हो गया है। आई डोंट थिंक कि क्लच में कोई दिक्कत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्लेव सिलेंडर। और जैसे कि देख सकते हो
आई कैन नॉट गेट दिस इनटू गियर। तो पावर स्टीयरिंग का पंप ट्राई कर रहा है मूव करने का, बट आई थिंक इट इज लो ऑन फ्लूइड, इसलिए ही जब मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर आवाज आ रही है। तो जैसे इंजन अप टू टेम्परेचर जा रहा है, ये काफी ज्यादा स्मूथ आउट हो रहा है, एंड इवन की जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं वो भी अभी तक सही काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑल्दो पिक्सल्स यहाँ पर खराब हो चुके हैं इस डिस्प्ले के, बट मैं अगर स्टीयरिंग के कंट्रोल्स को दबाता हूँ तो यहाँ पर स्टेशन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि स्टीयरिंग कंट्रोल्स अभी भी काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये बात पता नहीं थी तो इस गाड़ी के अंदर नोकिया से पार्टनरशिप किया था BMW ने, और इसमें स्पीकर्स नोकिया से थे। हैंड ब्रेक अभी तक काम कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे जो सनशेड है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सनशेड है, जो कि आपको आजकल न्यूअर BMW में देखने को मिलता है। ये 1996 में भी इलेक्ट्रॉनिक था। ऑल्दो सनशेड अभी ढंग से काम नहीं करता है, इसको थोड़ा असिस्ट करना पड़ता है जब ये ऊपर जाता है। तो आई थिंक we can fix that। और डैशबोर्ड पे आगे इसका यहाँ पर बटन दिया हुआ है अलॉन्ग विद द ट्रैक्शन कंट्रोल बटन। और उस टाइम भी 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल था, मतलब लेफ्ट साइड का पैसेंजर अपना टेम्परेचर यूज कर सकता है और राइट साइड का पैसेंजर अपना टेम्परेचर यूज कर सकता है। ऑल्दो यहाँ पर ब्लोअर मोटर एंगेज नहीं कर रही है और AC की बेल्ट इस पर है नहीं, एंड जो रैंडम एयर फिल्टर वहां पर रखा हुआ था, आई डोंट थिंक उसने कोई काम किया है ब्लोअर मोटर पर डस्ट रोकने के लिए। तो आई थिंक ब्लोअर मोटर खराब होगी, बट आई डोंट, उसके लिए हमको डैशबोर्ड निकालना पड़ेगा पूरा, क्योंकि वो सेंटर में होती है। और इसका AC कंप्रेसर पर अभी बेल्ट नहीं है, बट AC कंप्रेसर लॉक्ड अप भी नहीं है, मतलब उसको आप घुमा सकते हो, विच इज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर हम उसकी बेल्ट ढूंढ पाते हैं और ब्लोअर मोटर को ठीक करते हैं, आई थिंक वी कैन हैव एयर कंडीशनिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस BMW E39 को इसकी फर्स्ट ड्राइव पर लेके चलेंगे। और तो मैंने ऑफ वीडियो देखा था तो मास्टर सिलेंडर इज लीकिंग क्वाइट बैड, बट आई थिंक अगर हम ब्रेक फ्लूइड रख लेते हैं अपने साथ में और टॉप अप करके चलते हैं तो आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर अ ड्राइव। बट लेट्स सी अगली वीडियो के अंदर हम इसको ड्राइव पर लेके जा पाते हैं या नहीं। इसकी सारी वायरिंग चेक करने के अंदर और फ्यूजेस चेक करने के अंदर, रिले चेक करने के अंदर काफी ज्यादा टाइम गया है। एक टाइम पर मुझे लग नहीं रहा था कि इंजन स्टार्ट हुआ है। आई थॉट कि मोबिलाइजर से कुछ खराब है या फिर स्टार्टर खराब है। इट वाज ऑल द वायरिंग, और जो हमने स्टार्टिंग में बाहर इग्निशन के फ्यूजेस निकाले थे, या तो वो प्रॉपर बैठे नहीं हुए थे, आई डोंट नो उनमें से कोई फ्यूज ब्लोन नहीं था। बट जैसे ही हमने उनको वापस लगाया तो ये इंजन क्रैंक हो रहा था। आई डोंट नो कि फ्यूज ने काम किया है, वायरिंग ने काम किया है, या फिर रिले जो पीछे थी उन्होंने काम किया है। बट एट द एंड हम इस इंजन को चालू कर पाए। तो BMW E39 इज नाउ ऑन द लेफ्ट, और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो इसका रेडिएटर। मोस्टली गाड़ियों के अंदर रेडिएटर पर एक ड्रेन प्लग होता है, तो यहाँ पर आपको नीचे इसका ड्रेन प्लग मिलेगा, और इसके ऊपर 30 मिलीमीटर का सॉकेट लगा सकते हो, या फिर आप स्क्रू ड्राइवर यूज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता था तो BMW 1996 में भी हेला की हेडलाइट्स यूज कर रही थी। दोनों लाइट्स इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल BMW से हैं, और ये दोनों ही हेला कंपनी से हैं। तो टूल किट से आपको 13 मिलीमीटर का सॉकेट निकालना होगा, उसके बाद हम इस ड्रेन प्लग को निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अभी कूलेंट की कैप नहीं निकाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कूलेंट अभी ढंग से आ नहीं रहा, बट इससे आपको दिख रहा है कूलेंट की कंडीशन या फिर उसका कलर कैसा है। इट इज वेरी वेरी बैड। जैसे मैं कूलेंट की कैप हटाता हूँ, यहाँ पर कूलेंट प्रॉपरली फ्लो होने लगता है। तो इस कूलेंट का कलर कोई मिल्की ग्रीन है। आई डोंट थिंक किसी ने कभी इसको चेंज किया इतने सालों में, और कूलेंट की कैप की कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है, ऑल्दो ये कहीं से लीक नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कूलेंट ड्रेन आउट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप कंडीशन कैसी है कूलेंट। उसके बाद हम ड्रेन प्लग को वापस लगा सकते हैं। ये प्लास्टिक का ड्रेन प्लग होता है, तो इसको इतनी ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। उसके बाद हम गाड़ी को नीचे करेंगे और इस कूलेंट एक्सपेंशन टैंक को देखते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। तो ये रहा BMW का M51 इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन, और ये रहा इसका कूलेंट एक्सपेंशन टैंक, और इसके अंदर बहुत ज्यादा डिपॉजिट है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने अभी कूलेंट ड्रेन आउट कराया तो उसके बिल्कुल बॉटम में हमको रस्ट मिलता है। दैट मीन्स कि रेडिएटर के अंदर अभी भी और रस्ट है। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं इस बकेट से आपको दिखाता हूँ तो देखो ये रहा रस्ट का पार्टिकल, और नीचे भी काफी ज्यादा रस्ट है। तो सबसे पहला फ्लश मैं सिर्फ सिंपल वाटर के साथ करना चाहता हूं, ताकि हमको पता चले कि इसके अंदर कितना ज्यादा रस्ट है। अभी भी अगर 25 साल पुरानी गाड़ी है और उसके ऊपर इतना ज्यादा रस्ट निकल रहा है फर्स्ट फ्लश के अंदर, तो कूलेंट ना वेस्ट करते हुए सिंपल पानी भी आप इसमें फ्लश कर सकते हो एक दो बार, चेक करने के लिए कि कंडीशन कैसी है। तो इसके अंदर हम क्लीन फिल्टर्ड वाटर डालेंगे और उसके बाद गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रेडिएटर से एक सिंपल पाइप आती है जो कि कूलेंट एक्सपेंशन टैंक पर कनेक्ट होती है। तो हमको कूलेंट एक्सपेंशन टैंक को भरना है, नहीं तो कन्वेंशनली अगर आपके रेडिएटर पर कैप हो तो आप उसको भी
भर सकते हो। इसके अंदर बिल्कुल क्लीन वाटर जब तक भरना है जब तक कि यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नीचे ना जाए। उसके बाद हमारे सिस्टम के अंदर मोस्टली फ्लूइड होगा। उसके बाद भी ये मत सोचना कि आप सिंपल कैप लगा सकते हो, क्योंकि अगर गाड़ी ठंडी है, जैसे कि ये अभी फिलहाल कि अगर गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया तो इंजन अभी ठंडा है, तो जैसे ही कूलेंट एक्सपेंशन टैंक ऐसे भर जाए उसके बाद हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और उसको अप टू टेम्परेचर करने के बाद हम नीचे से ड्रेन प्लग को दोबारा निकाल कर देखेंगे कि कंडीशन कैसी है कूलेंट की। गुड यूज्ड बैटरी डालने के बाद भी ये 1-2 दिन के अंदर बैटरी कंप्लीटली डेड हो जाती है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इसको जंप कैसे करते हैं। आपको सीधा ही बैटरी पर तार लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मॉडर्न BMW के अंदर भी आपको पॉइंट्स दिए होते हैं इंजन के अंदर ही। तो ऐसे आप किसी गाड़ी के साथ हुकअप कर सकते हो और यहाँ पर आपको मैनीफोल्ड पर प्लस मिलता है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव मिलता है। उसके बाद हम इंजन को क्रैंक करते हैं एंड आई थिंक इट शुड स्टार्ट। तो इंजन स्टार्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल अभी हमारा कोल्ड पर है, उसको हमको अप टू टेम्परेचर करना है ताकि ये कूलेंट या पानी सारे के फ्लो हो जाए। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो आपने पानी भरा था ये बहुत ही क्विकली नीचे चला जाएगा जैसे इंजन गर्म होगा। तो हमेशा पानी साइड पर रखना जब भी आप ऐसे कूलेंट फ्लश कर रहे हो, क्योंकि आपको इस पे पानी डालना पड़ेगा बार बार। और जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर अभी भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं कूलेंट रिजर्वॉयर के अंदर, जबकि हमने बिल्कुल क्लीन वाटर से इसको अभी भरा है। दैट शोज कि कितना ज्यादा गंदा है अभी भी। और अब मैं इसके यहाँ पर ये बैटरी टर्मिनल हटा देता हूँ, क्योंकि अब इसका अल्टरनेटर काम कर रहा होगा और वो बैटरी को चार्ज कर लेगा। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो यार बैटरी हमेशा डेड हो जाती है, तो ऐसी एक क्वालिटी की जंपर केबल्स अगर होती है तो काफी ज्यादा हेडेक हमारी कम हो जाती है। और अगर आप जंपर केबल लेना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक कर दूंगा इनको। कूलेंट रिजर्वॉयर में अभी भी ये मिल्की ग्रीन कलर शो कर रहा है, जबकि हमने अभी क्लीन वाटर डाला था इसके अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास पानी है राइट साइड पर, जैसे ये और कम होगा तो मैं इसमें पानी डाल दूंगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंजन को चालू किया था एंड इट इज रनिंग वेरी गुड। तो अगर आपको कूलेंट एक्सपेंशन टैंक के अंदर ऐसे बबल दिखते हैं और पानी अभी भी नीचे नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि अब जो सिस्टम के अंदर मोस्टली एयर थी वो ब्लेड हो चुकी है। और इस टाइम पर हम इसकी कूलेंट कैप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इंजन ज्यादा गर्म होगा तो उसको ये प्रेशराइज करता है और उससे कूलेंट ढंग से फ्लो होता है। गाड़ी का इंजन गर्म है तो कभी भी कूलेंट एक्सपेंशन टैंक सीधा ही मत निकालना, यू विल बर्न योरसेल्फ। तो कूलेंट की कैप आपको ढंग से लगानी है। और ये जो इसका यहाँ पर पाइप दिख रही है आपको कूलेंट से, इसका ओवरफ्लो है। अगर कूलेंट ज्यादा होता है इस रिजर्वॉयर में तो यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमको इंजन को प्रॉपरली वार्म अप होने देना है 10-15 मिनट तक, जब तक हमको अंदर डैशबोर्ड में टेम्परेचर बिल्कुल सेंटर में ना दिख जाए। जब ये डायल सेंटर में आ जाएगा ग्रीन और रेड के, तो दैट मीन्स कि उसके बाद ये गाड़ी अप टू टेम्परेचर, उसके बाद हम कूलेंट को ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर के गेज के हिसाब से अब ये इंजन फुली वार्म्ड अप है और इंजन का जो कूलेंट है वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो गया है। तो अब हम गाड़ी को लिफ्ट पर उठा सकते हैं और उसके बाद हम इसके कूलेंट को फ्लश करेंगे। तो लेट्स सी कि अब जो क्लीन वाटर हमने इसके अंदर डाला था वो कैसा निकलता है। तो जैसे कि मेरे को लग रहा था कि जो क्लीन वाटर हमने डाला था वो अब बिल्कुल ब्राउनिश कलर का निकला है। दैट मीन्स कि ये कूलेंट बहुत ज्यादा पुराना था। आई अज्यूम कि ये 25 साल पुराना कूलेंट है, क्योंकि इतना गंदा कूलेंट मैंने कभी नहीं देखा था। कूलेंट के एंड में अभी भी हमको काफी ज्यादा रस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं। कूलेंट एक्सपेंशन टैंक को देखने के बाद ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ इसके अंदर, थोड़ा बहुत क्लीन हुआ है बट ज्यादा नहीं। उसके बाद हम इस रिजर्वॉयर को दोबारा क्लीन वाटर से फिल अप करेंगे और दोबारा इसको एक और फ्लश करेंगे सेकंड टाइम। पानी डालने के बाद देख सकते हो पानी डालते ही एकदम से कलर चेंज होता है रिजर्वॉयर में। तो क्योंकि अभी इंजन वार्म्ड अप है तो कूलेंट एक्सपेंशन टैंक प्रेशराइज्ड होगा इस टाइम पर। अगर आप उसकी कैप निकालोगे तो यू कैन लिटरली बर्न योरसेल्फ। तो इस टाइम पर जब ऐसे आपको कूलेंट फ्लश करना हो तो आपको नीचे रेडिएटर का जो ड्रेन प्लग है उसको निकालना है पहले। उससे क्या होगा, जो इसका प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आप कूलेंट एक्सपेंशन टैंक की कैप को निकाल सकते हो। तो उसके बाद हम सेकंड फ्लश में भी पानी यूज करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा रस्ट आ रहा है अभी भी। आई डोंट वांट टू यूज कूलेंट जस्ट येट। उसके बाद मैंने दोबारा गाड़ी को अप टू टेम्परेचर किया था, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया है, और ये इस गाड़ी का सेकंड फ्लश है। और जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था, मैंने बिल्कुल क्लीन वाटर से इस टाइम भी इसको प्रॉपरली भरा है। तो सेकंड फ्लश में देखते हैं कि हमको अब कलर कैसा आ रहा है कूलेंट का। तो देखने से अभी भी लगता है जो कलर इसका है वो अभी भी ब्राउन है, और आई डोंट थिंक कि हम 3-4 बार फ्लश कर देंगे जब भी ये सारा निकलेगा। तो इन ऑर्डर टू क्लीन आउट द रेडिएटर हमको इसको 2-3 बार फ्लश करना पड़ेगा, और आई थिंक नहीं तो हम सीधा ही पानी का ऊपर से पाइप लगा सकते हैं और प्रेशर से आई थिंक वो सारा जल्दी नीचे आना चाहिए। तो मैं सैंपल ले रहा हूँ यहाँ पर हर एक फ्लश का, ताकि आपको एंड में दिखा सकता हूँ कि हर फ्लश पर तो 3 बार फ्लश करने के बाद इसके बाद एक बार और फ्लश किया था मैंने, उसमें भी बिल्कुल सेम हमको ब्राउन कलर का वाटर वापस आ रहा था। उसके बाद मैंने सोचा इसको तो काफी बार क्लीन करना पड़ेगा, इस रेडिएटर के अंदर काफी ज्यादा रस्ट है। तो मैंने इसके अंदर किया क्या कि मैंने कूलेंट एक्सपेंशन टैंक के अंदर एक
पाइप डाली और नीचे उसका ड्रेन प्लग को खुला रखा है और नीचे उसके एक बकेट है ताकि हम देख सकते हैं कि कितना रस्ट निकला है एंड में। अगर आप कोई 25 साल पुरानी गाड़ी पर काम नहीं कर रहे हो तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट अगर 1-2 फ्लश के बाद या 3 फ्लश के बाद भी आपको सेम रिजल्ट आ रहा है तो लेट्स सी कि जो मैं सोच रहा हूँ उससे कितना रस्ट हम निकाल पाते हैं रेडिएटर से। तो जैसे कि देख सकते हो पाइप लगाने के बाद यहाँ पर ये बकेट काफी जल्दी भर गई थी और इसका कलर देख सकते हो आप, टोटली ब्राउन है और नीचे काफी ज्यादा रस्ट पार्टिकल्स घूम रहे हैं। इसको मैंने काफी देर तक, एटलीस्ट 10 मिनट तक इसको ऐसे किया है, उसके बाद भी रस्ट आ रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस बकेट के अंदर कितना ज्यादा गंदा दिख रहा है ये कूलेंट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया इसके अंदर इतना ज्यादा रस्ट है कि मेरे को ये पाइप लगाकर 10-15 मिनट तक इसको फ्लश करना पड़ा था, जब जाकर हम जो रस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे निकाल पाए। तो 10-15 मिनट तक पानी लगाकर छोड़ने के बाद फाइनली रेडिएटर के अंदर से क्लीन वाटर आने लग गया है और देख सकते हो कंडीशन जो हमने इसमें से निकाला है, इट इज वेरी वेरी बैड। कूलेंट एक्सपेंशन टैंक को अगर हम अंदर से देखते हैं तो ये भी काफी ज्यादा साफ हो गया है। हीट साइकिल से ये आगे साफ और भी हो जाएगा जैसे गाड़ी चलेगी। और देख सकते हो इतना ज्यादा स्लज रस्ट इस गाड़ी के अंदर था, इस रेडिएटर के अंदर था कि हम अगर 5 फ्लश भी और कर लेते तो भी इतना रस्ट हम नहीं निकाल पाते। तो जब रेडिएटर में से प्रॉपरली क्लीन वाटर आने लग गया था उसके बाद अब मैं इसको प्रॉपर कूलेंट से भर सकता हूँ। आई एम यूजिंग अ वर्थ कूलेंट जो कि ग्रीन कलर का, दैट मैचेस द कलर ऑन द कार। ये जो कंपनी है ये एक जर्मन ब्रांड है और जर्मनी में मोस्टली लोग यही यूज करते हैं, या तो लिक्विमॉली यूज करते हैं या फिर ये वर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो ये कूलेंट को आपको वाटर के साथ स्टिल मिक्स करना पड़ता है, प्री मिक्स नहीं है, ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो इसमें आपको वाटर ऐड करना पड़ता है। आई यूजुअली लाइक टू ऐड 2 or 3 बॉटल्स ऑफ कूलेंट और उसके बाद उन्हीं बॉटल के अंदर पानी डालकर मैं इस कूलेंट को फिल करता हूँ। ओवरफ्लो पाइप को आप ऐसे करके छोड़ सकते हो क्योंकि अभी भी सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा एयर है तो इसको प्रॉपर ब्लेड अभी हमने किया नहीं है। उसके बाद उसी बॉटल के अंदर मैंने पानी डालकर इसको सेकेंड टाइम भी भरा है। इसमें सिर्फ मैंने 2 बॉटल कूलेंट की यूज करी है और सारा ही पानी है। उसके बाद जब ये एक्सपेंशन टैंक भर जाए और नीचे पानी का लेवल नहीं जाए उसके बाद आप इंजन को स्टार्ट करो और उसको वार्म अप होने दो और ये कूलेंट नीचे चला जाएगा। उसके बाद आप सिंपली पानी से इसके लेवल को भरते रहो और उसके बाद आपका कूलेंट सिस्टम के अंदर एयर नहीं रहेगी। तो कूलेंट कई बार थोड़ा बहुत गिर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपको फ्लोर पर कूलेंट दिख रहा है, कूलेंट एक्सपेंशन टैंक पर भी आसपास गिरा हुआ है, दैट मीन्स कि थोड़ा स्पिलेज है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कूलेंट कहीं से लीक हो रहा है, बट वो चेक कर सकते हो आप। गाड़ी जैसे चलेगी अगर कूलेंट कहीं से लीक हो रहा है तो बहुत क्विकली वो गिर जाएगा। और ये रहा वर्थ का कूलेंट जो मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप पॉज करके यहाँ पर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट आई हैव बीन यूजिंग वर्थ प्रोडक्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अलॉन्ग विद मोबिल वन एंड लिक्विमॉली और ये सारे ब्रांड्स काफी सही हैं। ये कूलेंट जैसे मैंने पहले बताया ग्रीन कलर इस गाड़ी के ग्रीन कलर से मैच कर रहा है। तो इंजन स्टार्ट करने के बाद जैसे मैंने पहले बताया था ये कूलेंट नीचे चला जाएगा और ये नीचे चला गया है तो मैं इसको भर देता हूँ। उसके बाद भी ये नीचे कूलेंट जाता रहेगा जब तक इस सिस्टम के अंदर एयर है और ये कूलेंट हर जगह फ्लो नहीं होगा। थर्मोस्टेट जब इसका खुलेगा तो काफी ज्यादा कूलेंट इसको वहां पर चाहिए होता है। उसके बाद ड्रेन प्लग को भी देख सकते हो कि वहां से कोई लीक तो नहीं है और देख सकते हो यहाँ पर ये कूलेंट फिर से नीचे चला गया है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था मैं हर कूलेंट फ्लश के सैंपल रख रहा हूँ और एंड में देख सकते हो ये 3 सैंपल्स हैं। हमारी BMW का जो कूलिंग सिस्टम है वो अब प्रॉपरली ब्लेड हो चुका है विद वेरी गुड क्वालिटी कूलेंट और आई डोंट थिंक अब हमको ओवर हीटिंग इश्यूज आएंगे क्योंकि रेडिएटर वैसे कहीं से रस्टेड नहीं है। तो आई डोंट थिंक अब कोई दिक्कत हमको कूलिंग सिस्टम के रिगार्डिंग आती है। कार मिसफायर जरूर कर रही है बट इतना नहीं कि हम इसको ड्राइव ना कर पाए और मिसफायर भी सिर्फ कोल्ड स्टार्ट्स पर है। जैसे ही इंजन वार्म अप होता है तो ये मिसफायर खत्म हो जाती है और इतने टाइम के बाद स्टार्ट होने का भी कारण हो सकता है कि ये मिसफायर कर रही है। पीछे से काफी ज्यादा स्मोक आया था, वो पुराना डीजल भी हो सकता है। इतने टाइम तक इंजन क्रैंक या स्टार्ट नहीं हुआ था, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने E39 का बोनट खोला हुआ है और मैं अब आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। इसका जो क्लच पेडल है वो बिल्कुल ही नॉन रिस्पॉन्सिव, मतलब वो पूरा का पूरा फ्लोर पर चला जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मैं क्लच पेडल को दबाऊंगा वो वापस नहीं आता। दिस इज कॉल्ड अ डेड क्लच पेडल और नो क्लच। इसका मतलब है जो इसका क्लच सिलेंडर है उसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं है और वो काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी किसी भी गियर के अंदर नहीं जाएगी। इसको आप कितना ही भी ट्राई करो, जब ये ऐसे लीक हो जाता है तो एयर भी हो जाती है सिस्टम में और इसके क्लच सिलेंडर में दिक्कत होती है। इस गाड़ी का क्लच सिलेंडर ट्रांसमिशन पर है जो कि नीचे है इसके, तो हमको इस गाड़ी को लिफ्ट पर चढ़ाकर इसको देखना पड़ेगा। पर इसकी जो लोकेशन है जहां पर आप इसका ब्रेक ऑयल डालोगे वो यहाँ पर है, कैबिन फिल्टर के जस्ट पीछे। ये कैबिन फिल्टर है जो कि
बाहर होता है BMW E39 में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई, कैबिन एयर फिल्टर है वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने BMW F10 से इसके कैबिन फिल्टर टेम्परेरी बनाए थे ताकि अंदर मिट्टी वगैरह ज्यादा ना जाए। तो इसको निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ दिखाऊंगा कि आपको ऑयल कहाँ डालना है। ब्रेक ऑयल जो कि है इसके अंदर .4 ब्रेक ऑयल डलता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका ये क्लिप नीचे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसका ऊपर वाला कवर हटाओगे। ये रहा वो कैबिन फिल्टर जो मैंने इसमें जुगाड़ करके लगाया अभी के लिए। उसके बाद ये आपको साइड की एयर डक्ट हटानी है। इसका जो ये साइड में वेदर स्ट्रिपिंग है इसको भी आपको साइड पर करना है और ये एक एंगल पर बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद मैं इसको साइड पर रख देता हूं ताकि मैं इसको खराब ना करूं। और ये आप देख रहे हो तो ये ZF का ट्रांसमिशन ऑयल है जो कि F10 में डलता है। वापस आने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो रेजर्वोयर है जो कि ब्रेक रेजर्वोयर है। यहाँ पे नीचे ब्रेक लाइन्स जा रही हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाड़ी में सारे के ब्रेक ऑयल, और ये ब्रेक बूस्टर इसके पीछे है। तो ब्रेक का एक कैप खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर अभी ब्रेक ऑयल कम है। ये ब्रेक ऑयल अभी मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ पर देख सकते हो इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। मैंने गाड़ी पर एक प्रॉपर ब्रेक फ्लश किया हुआ है, बट ये वीडियो मैंने उससे पहले शूट की थी तो इसलिए आपको यहाँ पर ये अभी भी गंदा ब्रेक ऑयल दिख रहा है, बट अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर नया ब्रेक ऑयल है। उसके बाद हम इसको ब्रेक फ्लूइड से फिल करेंगे जो कि बॉश का है मेरे पास .4। और अगर मैं आपको इसकी कैप पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी BMW उस टाइम 1996 में भी .4 ही यूज कर रही थी। ग्रेड होता है ये ब्रेक फ्लूइड का। अगर जैसे कि आप इस कैप पर पढ़ सकते हो, यूज ओनली .4 प्लस फ्लूइड। तो मैं यहाँ पर इस पूरी बॉटल को तो नहीं डालूंगा, जितना आएगा आई गेस इसके अंदर 100-200 ml आएगा। ये 250 ml की बॉटल होती है। फिल करने के बाद जैसे कि देख सकते हो थोड़ा सा नीचे है, तो मैं इसको पूरा मैक्स तक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा जो डेड क्लच पेडल है उसमें थोड़ा बहुत भी रिस्पॉन्सिव वो होती है या नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लीक होगा तो हमको पता चल जाएगा, बट अगर बहुत ही मैसिव लीक है तो आई डोंट थिंक कि हम इस क्लच पेडल को अंदर से अभी ऊपर से फिक्स कर सकते हैं। आई थिंक इसका जो क्लच मास्टर सिलेंडर है वो कम्प्लीटली खराब हो चुका है, और इतना पुराना अगर ब्रेक फ्लूइड रहता है तो वो ब्रेक फ्लूइड एक एसिड का काम करता है और रस्ट कर देता है जहां जहां पर वो ज्यादा टाइम तक रहता है। इसलिए ब्रेक फ्लूइड बहुत ही खराब चीज है ज्यादा टाइम तक छोड़ने के लिए। और जैसे कि देख सकते हो गाड़ी को मैंने लिफ्ट पर लगा दिया और यहाँ पर और चीजें तो लीक हो रही हैं, बट ट्रांसमिशन और यहाँ पर आपको ड्रिप होता दिख जाएगा अभी भी ब्रेक फ्लूइड। तो ये नीचे जो गिर रहा है अभी ये सारा का सारा ब्रेक फ्लूइड है। ये ब्रेक फ्लूइड सिर्फ मास्टर सिलेंडर में से अभी लीक हो रहा है जो कि यहाँ पर पीछे लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ये मास्टर सिलेंडर है इसका, और आपको ऐसे सॉकेट सेट से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये 13 मिलीमीटर के नट थे दोनों साइड पर, और इसमें सिर्फ 2 ही नट हैं और एक ब्रेक लाइन है जो कि हमको निकालनी पड़ेगी। दोनों नट को निकालने के बाद अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसकी जो ब्रेक लाइन है उसको भी लूज करेंगे। क्योंकि गाड़ी पुरानी है तो आपको आराम से निकालना पड़ेगा इसका ब्रेक लाइन सारे के, क्योंकि वो डैमेज हो सकती है। तो ब्रेक लाइन के लिए स्पेशल एक ऐसे स्पैनर आते हैं जो कि थोड़े से टिल्टेड होते हैं, वो प्रॉपर ब्रेक लाइंस के लिए ही बने होते हैं। तो सिंपल स्पैनर की बजाय आप यहाँ पर ये यूज करो तो ये इसका जो ब्रेक लाइन है उसका जो नट है वो कभी भी फ्री नहीं होगा। तो ये रहा मास्टर सिलेंडर जो कि BMW E39 के लिए काफी ज्यादा BMW में यूज होता था, जो कि मैनुअल होती थी उस टाइम पर। 1996 से लेके 2002 तक ये काफी ज्यादा सेम क्लच सिलेंडर यूज होता था। E46 में भी, E39 में भी, इवन की 7 सीरीज जो मैनुअल थी उसके अंदर ये सेम क्लच सिलेंडर यूज होता था। इस क्लच सिलेंडर की काफी ज्यादा हालत खराब है क्योंकि पुराना क्लच सिलेंडर है। इसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड है वो भी बिल्कुल खराब है, तो अंदर से आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा रस्टी होने वाला है। इसकी वजह से जो ऊपर वाली जो सील होती है इसकी रबर की सील यहाँ से वो कट गई है, और आप यहाँ पे ऑल्दो ये इतना गंदा है बट थोड़ा मेक आउट कर सकते हो कि यहाँ से कुछ ये उठा हुआ है। ये इसकी रबर की सील है जो कि ब्रेक फ्लूइड को बाहर नहीं आने देती, और अगर ऑयल लीक होगा तो इसके अंदर प्रेशर ऑब्वियसली बन नहीं पाएगा। उसकी वजह से हम हमारा जो अंदर का क्लच है उसको हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन करने की कोशिश करी है कि ताकि मैं हाथ से पकड़ू तो ये सारे के ग्लव्स या कुछ गंदा ना करे। उसके बाद मैंने एक ब्रश लिया और थोड़ा सा डीजल थोड़ा सा पेट्रोल से इसको सारे साफ करने की कोशिश करी है। साफ करने के बाद देख सकते हो अब इसकी कंडीशन काफी ज्यादा सही है, और हम मेक आउट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में दिख कैसा रहा है। ऊपर की जो सील भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइड से ये उठा हुआ है। इस पे मेटल की रिटेनिंग क्लिप है और उसके नीचे ये रबर की एक बुशिंग होती है।
आई डोंट थिंक कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, बट वी विल ट्राई। साफ करने के बाद अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि अंदर से इसकी कंडीशन कैसी है। आई डोंट थिंक ये रबर मुझे यहाँ पर मिलेगी लोकली, तो अगर हम ये इसको ठीक नहीं कर पाए तो एंड में हमको एक नया क्लच सिलेंडर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इस क्लच सिलेंडर को ओपन करने के लिए हमको ये मेटल की क्लिप पहले हटानी पड़ेगी, उसके साथ ही ये रबर की क्लिप और स्प्रिंग ये सारा साथ में आ गया। उसके बाद ये अंदर आप देख रहे हो ये पिस्टन है, बट ये जो साइडों पे देख रहे हो आप, ये काफी ज्यादा रस्ट है। इसमें इतना रस्ट होने की वजह से आई थिंक ये क्लच सिलेंडर अब काम का नहीं रहा, बट हम इसको ट्राई करके देखेंगे साफ कर कर लगाकर कि अगर ये चल सकता है या नहीं। बट इतना ज्यादा रस्ट है यार, वीडियो पे तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ज्यादा रस्ट था इसके अंदर। जो मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ ये सारा का सारा रस्ट है। इसको मैं एक बार कपड़े से साफ कर लेता हूँ ताकि मैं ये अंदर ना इंट्रोड्यूस करूँ इसके सिलेंडर में। ये जो ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर ये इसका पिस्टन है। इस पिस्टन को मैंने जितना साफ करना था उतना कर दिया। उसके बाद अब हम इसको निकालते हैं। इसको आपको ऐसे लाइटली टैप करना होता है और ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। अगर ये सही होता तो अब तक ये बाहर आ जाता, बट जैसे मैंने पहले बताया इसके अंदर काफी ज्यादा रस्ट है, इसलिए इसको टाइम लग रहा है। एंड दिस इज आवर पिस्टन। इसके साइड पे एक ओरिंग होती है जो कि ब्रेक फ्लूइड को बाहर नहीं आने देती। ये ओरिंग में हल्का सा क्रैक है और ये भी एक कारण हो सकता है। ये इसके अंदर नीचे का स्प्रिंग है, तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये बहुत ही आसान होता है। अगर मैं आपको अंदर हाथ ऐसे लगाकर दिखाऊं तो हर जगह रस्ट के पार्टिकल्स है। इसको मैं आपको फ्लैश लाइट पर दिखाता हूँ अब, तो देख सकते हो अंदर बिल्कुल एंड तक सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा रस्ट है। और इसके अंदर तो यार बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए। अगर क्लच अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए, अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। बट जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर सारे के बहुत ज़्यादा रस्ट बिल्डअप हो चुका है। इसका कारण है इसका जो ब्रेक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा पुराना था और वो एक एसिड का काम करता है कुछ सालों के बाद। तो सबसे पहले हमको इसको प्रॉपरली साफ करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले, कि इसका जो अंदर का मटेरियल है वो सारा हम बाहर निकाल लें। अगर पिस्टन की बात करते हैं तो पिस्टन पर भी काफी ज्यादा रस्ट है और ये पिस्टन ऐसा है कि हम और किसी गाड़ी का इसमें लगा नहीं सकते, ये सेम ही हमको लगाना पड़ेगा। तो इसको साफ करने की कोशिश करते हैं आज जितना हो पाता है, बट आई डोंट थिंक कि ये क्लच सिलेंडर चल पाएगा। ये इसकी जो ओरिंग है इसके अंदर भी एक क्रैक है और सबसे ज्यादा मेरे को लगता है यही कारण है कि इसमें से जो ऑयल है वो लीक हुआ है। रबर कुछ टाइम के बाद डिग्रेड होने लगती है। ये 25 साल पुरानी रबर है और ये क्लच सिलेंडर गाड़ी के साथ का ही है, तो ये 25 साल पुराना क्लच सिलेंडर है। जिस हिसाब में कंडीशन थी इसकी ब्रेक फ्लूइड की, आई थिंक कि वो भी 25 साल पुराना ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो इवन की जो पिस्टन के और रबर के बीच में जगह है वहां पर भी कितना ज्यादा रस्ट है। ये रबर को मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। ये गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये पूरा सील नहीं कर रहा फिलहाल। यहाँ से ब्रेक फ्लूइड आराम से निकल सकता है। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा इसके जितने भी रस्ट है जहां जहां पर इस पिस्टन पर, वो साफ कर पाऊं। बट इसका जो बिल्डअप है वो बहुत ही ज्यादा है। मैंने कभी इतना ज्यादा रस्ट कहीं पर भी नहीं देखा है, स्पेशली ब्रेक सिस्टम में। ये फाइनली जो ऊपर वाला एरिया मेरे को लग रहा था कुछ और है, बट ये भी रस्ट है। ये इतना एम्बेडेड हो चुका है इसके अंदर, जो इसका जो कोटिंग है पिस्टन की उसके भी नीचे तक ये रस्ट चला गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे इसका ये रबर बूट हटा देता हूँ और इसकी मेटल की क्लिप भी हटा देता हूँ। तो इसको हमको एक सैंड पेपर से सैंड करना पड़ेगा। ये बिल्कुल नए जैसा नहीं दिखेगा और उसका वो पर्पस भी नहीं है सैंडिंग का, ताकि जो ये क्लच का ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा स्मूथ हो, जब हम क्लच दबाएं कहीं पर भी अटके ना। जिनको अगर जानना है, ये 1500 का सैंड पेपर है जो कि ज्यादा फाइन भी नहीं है और ज्यादा अब्रेसिव भी नहीं है। उसके बाद मैं इस सेम सैंड पेपर को इसके जो सिलेंडर है क्लच का उसके अंदर पूरा का पूरा साफ करूंगा, क्योंकि मेन एरिया यही है जो साफ होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ही जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव करेगा और यहाँ पर ही हमारा ब्रेक फ्लूइड रहेगा। अगर इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं तो हमारे ब्रेक सिस्टम में वो घूम सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको वेट सैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर आई डोंट नो ठीक था या वो गलत था, बट मैंने इस सैंड पेपर पे पानी की जगह थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड ही यूज किया था, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड ही चलता है। उसके बाद असेंबली के टाइम पर मैंने ढक्कन में थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड लिया है और मैं इसके रबर की सील पर थोड़ा सा वो लगा रहा हूँ ताकि ये सील बना पाए। आई डोंट थिंक ये बनाएगा, बट कोशिश करने में क्या जाता है, क्योंकि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं और ये मैं नहीं ढूंढ पाया था ये रबर भी यहाँ पर। तो इसको मैं ऐसे ही असेंबल करके देखूंगा अगर ये ठीक रहा या नहीं। उसके बाद जो अंदर सिलेंडर हेड है हमारा पूरा, जहाँ पर ऑयल चलेगा, उसको भी मैं थोड़ा लुब्रिकेट कर रहा हूँ। और अब ये इतना क्लीन हो चुका है कि जो अगर मैं व्हाइट ग्लव्स भी यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी पार्टिकल्स नहीं आ रहे, हाथ पर भी फील नहीं हो रहे, पूरा सरफेस बिल्कुल ही क्लीन है। और इसको मैं वापस ऐसे के ऐसे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये पिस्टन को मैंने अंदर प्रेस कर दिया है, अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर मैं
क्लच पेडल के हिसाब से देखूं तो अगर ये चल गया तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है क्लच पेडल। उसके बाद ये मेटल की क्लिप और इसका ऊपर का बूट लगा देते हैं। उसके बाद मैं इसकी फाइनल असेंबली करता हूँ। और यहाँ पर जो रबर थी और जो मेटल की क्लिप थी उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ा हुआ था, जैसे रबर के ऊपर अगर कुछ मेटल रखते हो तो वहाँ पर वो इंडेंटेशन हो जाती है कि यहाँ पर था, तो वो देखते हुए मैंने ऊपर की मेटल की क्लिप को वापस अपनी जगह पर लगाया है। इसके लिए आप एक बड़ा सॉकेट भी ले सकते हो और ऐसे थोड़ा टैप भी कर सकते हो ये मेटल की क्लिप ताकि ढंग से लग जाए। तो मैं यहाँ पर टैप भी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अब जैसे इसको यूज करने की कोशिश करी है तो ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। उसके बाद आपको ऐसे धीरे धीरे टैप करना है चारों साइड पर ताकि इसका जो क्लिप है वो ढंग से बैठ जाए। क्लिप बैठने के बाद देख सकते हो ये चारों साइड पर प्रॉपरली बैठ चुका है और कहीं से भी यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। और जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ऊपर से फोर्स कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी अगर क्लच पेडल करेगा गाड़ी में से तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है, कहीं पर भी अटक नहीं रहा है ये। और लेट्स सी अब ये लगाने के बाद ये काम करता है या नहीं, बट बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और 22 मिलीमीटर का अगर आपके पास लंबा सॉकेट है तो पूरा पूरा फिट होता है और ऊपर से आप इसको टैप करोगे तो ये ढंग से बैठ जाएगा, इसकी जो क्लिप है वो ढंग से बैठ जाएगी। उसके बाद मैं इसके जो ब्रेक लाइन है उसको लगाता हूँ और यहाँ नीचे से ही मैं इसको सिस्टम को ब्लीड करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि ये लीक करता है या नहीं। आपको यहाँ पर 2 आदमी की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि जो मेटल लाइन है उसके ऊपर आपको ऊपर से ही पकड़ना पड़ेगा और नीचे से टाइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये ब्रेक लाइन पूरी प्रॉपरली टाइट हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसको मैनुअली यहाँ पर ब्लीड करने की कोशिश की है। ब्लीड का प्रोसीजर बहुत ही सेम है, पहले इसमें पूरा पूरा ऑयल पंप करना पड़ता है और ऊपर रिजर्वॉयर में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कम ना हो ऑयल, तो वो भी ऐड करते रहना है साथ के साथ। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे दबाता हूँ तो ये हमारा अंदर का क्लच पेडल में मिक कर रहा है और मैं इसको दबा के रखूंगा और ब्रीदर खोलूंगा तो यहाँ से ब्रेक ऑयल या हवा आनी चाहिए, उससे जो सिस्टम में एयर है वो नहीं रहेगी। और यहाँ पर बहुत इजी है ये, एक आदमी के लिए या इवन कि 2 आदमी के लिए कि आप पहले ही चेक कर लो, नहीं तो सारा फिट करने के बाद अगर आप अंदर से क्लच पेडल को ब्लीड करोगे तो अगर लीक हुआ तो फिर सारा निकालना पड़ेगा वापस। तो जैसे कि देख सकते हो अभी तक तो ये लीक हुआ नहीं है और क्लच पेडल अभी भी स्मूथ ही चल रहा है। जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ ये अंदर का क्लच पेडल में मिक कर रहा है और यहाँ से मैं अगर ब्रीदर खोलता हूँ तो यहाँ से एयर भी आ रही है और ब्रेक ऑयल भी आ रहा है, तो आई थिंक यहीं से ये ढंग से ब्लीड हो जाएगा। पर यार जैसे ही मैंने इस टाइम पर ये आगे देखा तो यहाँ से ब्रेक फ्लूइड वापस आने लग गया था, तो यहाँ से ये आगे लीक करने लग गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे से यहाँ से ड्रिप हो रहा है, बट मैंने फिर भी इसको ब्लीड करने की कोशिश की थी कि भाई ब्रेक फ्लूइड बार बार डाल लेंगे जब तक कि दूसरा ये क्लच सिलेंडर नहीं मिलता या ऑर्डर नहीं करते। तो उस टाइम तक ये काम कर गया था, मैं ब्रेक फ्लूइड ऐड करता था जितना भी यूज करते थे, उसके बाद गाड़ी चलने लायक थी, मतलब गियर्स में जा रही थी। तो इसको मैंने यहाँ से प्रॉपरली ब्लीड किया था और क्लच पेडल बिल्कुल ही स्मूथ वर्क कर रहा था। ऑल्दो ये यहाँ से ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा था, बट जो क्लच पेडल पहले अटकता था अब वो बिल्कुल ही स्मूथ वर्क कर रहा था। इसकी रीबिल्ड किट आती है और यूके साइड में वो बहुत इजीली अवेलेबल है, बट अंदर से जो हालत है इसकी उसको देखते हुए आई थिंक कि हमको क्लच सिलेंडर नया ही यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो आगे से अब बिल्कुल एक्टिव लीक यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही क्लच पेडल पूरा का पूरा ब्लीड होता जा रहा है। और ये लीक इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे को हर रोज मेरे को कम से कम 1 बॉटल इसकी ब्रेक फ्लूइड की डालनी पड़ रही थी। उसके बाद ये नया क्लच सिलेंडर हमारे आशीष भाई ने हेल्प करी थी हमको मंगवाने में, और मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ये क्लच सिलेंडर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, क्योंकि मैंने रात को लगाया था तो ज्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाया, बट ये आप देख सकते हो बिफोर मैंने ऐसे लगाकर इसमें छोड़ दिया था और आफ्टर जब मैंने क्लच सिलेंडर लगा दिया था। ये क्लच सिलेंडर बिल्कुल ही ज्यादा स्मूथ है और ढंग से ब्लीड हुआ, सब कुछ सही हुआ और अब क्लच पेडल की कंडीशन बिल्कुल सही है। आगे जाके हमको इसका ट्रांसमिशन का और जितने भी ऑयल है इन सबको फ्लश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ब्रेक फ्लूइड की कंडीशन देख सकते हो। ब्रेक फ्लूइड के रिजर्वॉयर में यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वाटर के जैसे, क्योंकि ये 25 साल पुराना ब्रेक फ्लूइड है तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और ये
अब एसिड का काम कर रहा है हमारे ब्रेक सिस्टम में। ब्रेक फ्लूइड अगर बहुत टाइम तक एक सिस्टम में रहता है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर 25 साल पुराना है ब्रेक फ्लूइड है, तो वो अंदर से इंटरनली जैसे ब्रेक कैलिपर्स हो गए, स्लेव सिलेंडर हो गया, जहां जहां पर वो ब्रेक फ्लूइड है वो सारे कंपोनेंट्स को अंदर से रस्ट करना चालू कर देता है। ब्रेक फ्लूइड के अंदर मॉइस्चर होने के कारण उसके बाद वो एक एसिड का काम करता है। तो आपके गाड़ी के कैलिपर, स्लेव सिलेंडर, एबीएस मॉड्यूल, ये सब अगर ठीक काम भी कर रहे होंगे और आपका ब्रेक फ्लूइड पुराना है और वो एक एसिड का काम कर रहा है, तो ये सारे पार्ट्स खराब हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक सिस्टम को, एक ब्रेक फ्लूइड को कैसे प्रॉपरली फ्लश करते हैं। तो BMW के राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको इसका ब्रेक का रिजर्वोयर मिलता है, जहाँ पर की ब्रेक ऑयल होता है। इससे आपका क्लच भी काम करता है क्योंकि एक मैनुअल गियर बॉक्स है और आपका ब्रेक्स भी इससे काम करते हैं। इस गाड़ी में आपको चारों साइड पर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, तो चारों साइड पर कैलिपर्स हैं, ब्रेक कैलिपर्स। क्योंकि ब्रेक का रिजर्वोयर राइट साइड पे है, फ्रंट पे, तो हमारा जो सबसे फर्दर पॉइंट होएगा, जहां पर सबसे लास्ट में ब्रेक फ्लूइड जाता है, वो हमारा रियर लेफ्ट होएगा। तो सबसे पहले हमको वहां से स्टार्ट करना है। इसके अंदर जो ऑलरेडी अभी ऊपर रिजर्वोयर में जो आपको ब्रेक ऑयल दिख रहा है उसको आपको निकालना है। उसके बाद आपको एक फ्रेश ब्रेक फ्लूइड डालना है। मैं यहाँ पर .4 यूज कर रहा हूँ। आई थिंक इस गाड़ी के अंदर .3 आता था, बट दैट विल बी अ गुड अपग्रेड एज वेल, ताकि जो पुराना ब्रेक फ्लूइड हम यहाँ पीछे से निकालेंगे, ऊपर से वो नया ब्रेक फ्लूइड हमको आता रहे। और इसको आपको वापस टॉप अप करते रहना है। जैसे हम पीछे से ऑयल निकालेंगे, रिजर्वोयर के अंदर ऑयल कम हो जाएगा। इसके काफी ज्यादा और भी तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीका यही है। अगर आपके पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है तो आप ये घर पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल की कंडीशन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी पाइप नहीं लगा रहा हूँ कैलिपर पर, ताकि आप देख सको कितना गंदा है ये। तो इसके अंदर 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। एक गाड़ी के अंदर बैठा होगा और दूसरा ब्रेक कैलिपर पर होगा। तो जैसे ही जो गाड़ी के अंदर बैठा होगा वो ब्रेक का पेडल दबाएगा तो ब्रेक सिस्टम प्रेशराइज हो जाएगा। तो जो ब्रेक कैलिपर पर बंदा है वो उसके जो ब्रीदर है ऊपर, वो उसको खोलेगा। तो यहाँ पर जो ये इसका स्पैनर आप देख रहे हो, एक ब्रेक कैलिपर का स्पैनर है जो कि 10 या 11 मिलीमीटर में आता है। सिंपल स्पैनर से ये थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आप ये सिंपल वाला यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रिस्क रहता है कि आप इसका जो बोल्ट है उसको आप स्ट्रिप कर दोगे, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रॉपरली डिजाइन ब्रेक लाइंस के लिए ही है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको लगाऊंगा, उसके बाद जैसे ही अंदर वो ब्रेक पेडल दबाए हुआ है, तो ये सारा ब्रेक फ्लूइड बाहर आ जाएगा। विद इन अ मिली सेकेंड आपको इसको वापस बंद करना होता है। जैसे आप यहाँ पर बंद करोगे, आप अंदर वाले आदमी को बोल सकते हो कि वो अपना पैडल पर से पैर हटा ले। और ये सेम प्रोसीजर आपको सबसे पहले सबसे जो दूर वाला एरिया, अगर आपके राइट साइड पर है रिजर्वोयर तो लेफ्ट रियर पे आप करोगे। अगर आपके इंजन पे लेफ्ट साइड पर आपका रिजर्वोयर है तो राइट रियर से स्टार्ट करना है। ये आपको जब तक करना है जब तक आपको यहाँ से क्लीन फ्लूइड ना दिखने लग जाए। ब्रेक फ्लूइड बिल्कुल क्लीन होता है, वाटर जैसे। अगर आपको यहाँ पर ब्लैक, ग्रीन या कोई भी कलर का अभी आपको ऑयल दिख रहा है तो आपको अभी भी और फ्लश करने की जरूरत है। और जैसे ही आप यहाँ से फ्लूइड निकालते रहोगे, आपका जो रिजर्वोयर है वो आगे खाली होता रहेगा, तो उसको भी आपको क्लीन फ्लूइड से भरते रहना है। तो मेरा यहाँ पर एक फ्रेंड हेल्प कर रहा है, वो गाड़ी के अंदर बैठा है और मैं यहाँ पर कैलिपर पर हूँ। तो जब मैं उसको बोलूंगा कि ब्रेक दबा, वो ब्रेक दबा देता है और मैं यहाँ से इसका ब्रीदर खोल देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रीदर बंद करता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि अब तू पैर हटा सकता है, तो वो ब्रेक पेडल से पैर हटा लेता है। यही एक सिंपल प्रोसीजर ब्रेक सिस्टम को फ्लश या ब्लीड करने का। तो ये आपको सेम रिपीट करना है चारों कॉर्नर पर। अगर आपके गाड़ी में चारों साइड पर डिस्क ब्रेक्स हैं, अगर 2 हैं तो आप 2 पे कर सकते हो बस। तो ब्रेक ऑयल बिल्कुल क्लियर होता है, वाटर जैसे, इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैंने एटलीस्ट 8 बॉटल्स यूज करी है इस बॉश के ब्रेक फ्लूइड की। ये हालांकि ज्यादा महंगा नहीं आता है, एक बॉटल 250 ml की होती है और 8 से 9 बॉटल हमने आज यूज की है। तो ये 800-900 रुपए, ज्यादा 1000 रुपए का हमको आज ब्रेक फ्लूइड लगा है। कंपेयर टू अगर हमको इसका कैलिपर सोर्स करना पड़ता या फिर एबीएस का मॉड्यूल खराब हो जाता, वो सोर्स करना पड़ता, तो 1000 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता उनमें से। तो अब नया ब्रेक फ्लूइड जब सिस्टम के अंदर है तो ब्रेक पेडल भी काफी सही हो गया पहले से, और हमको एक पीस ऑफ माइंड है कि फर्दर और कुछ रस्ट नहीं होगा। पुराने ब्रेक फ्लूइड से कई बार कैलिपर्स अंदर से इतने ज्यादा गम्ड अप हो जाते हैं कि वो कैलिपर काम नहीं करते। ब्रेक फ्लूइड बहुत टाइम तक रह जाता है कहीं पर भी, इतने सालों तक। दिस इज अ 25-year-old कार। तो ब्रेक फ्लूइड के अंदर अगर मॉइस्चर आ जाता है तो जितने भी कंपोनेंट्स है उसको अंदर से रस्ट करना चालू कर देता है। बेसिकली वो ब्रेक फ्लूइड एक एसिड का काम करता है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो सबसे पहले उसका ब्रेक फ्लूइड चेंज करो। तो एनीवेज चलो यार, गाड़ी को इसकी फर्स्ट ड्राइव पर लेके चलते हैं। एज यू कैन सी इंजन इज रनिंग वेरी हेल्थी।
this is a dream come true to drive a BMW E39 inline 6 cylinder with a manual gearbox, especially in India, जहाँ पर ये गाड़ियाँ बहुत ज्यादा कम हैं और स्पेशली मैनुअल gearbox में बहुत कम इम्पोर्ट हुई थी। आई थिंक विद टाइम हम इस कार को एक प्रिस्टीन एग्जाम्पल बना सकते हैं जो कि हम डेली ड्राइव कर सकते हैं। बीइंग अ मैनुअल, बीइंग अ इनलाइन 6 cylinder, और अगर मैंने नहीं बताया ऑलरेडी तो ये कार सिर्फ 80,000 किलोमीटर चली हुई है। के फ्यूल टैंक को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपको जो पिछली सीट है उनको पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों साइड पर इसके टैब होते हैं और दोनों साइड पर ऐसे आपको पुल करना है। 1996 से लेके अभी तक गाड़ियों में सेम प्रोसीजर है ये सीट रिमूव करने का, और ऐसे आपको विगल करते हुए ये सीट को बाहर निकालना है। तो सीट रिमूव करते ही आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड का फ्यूल पंप है वहां पर पहले ही किसी ने चेक किया हुआ है, क्योंकि इसकी प्लेट भी नहीं है ऊपर वाली, और ये राइट साइड पर देख सकते हो ऐसा होना चाहिए था लेफ्ट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर का कवर तो मिसिंग है ही, बट इन्होंने वायरिंग के साथ भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की है, और इसका इवन की जो कनेक्टर है वो भी टूटा हुआ था। तो आज की वीडियो में हमको ये सारा रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो राइट साइड का जो ओपन नहीं है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए आपको पहले दोनों साइड पर जो फ्यूल पंप है और सेंटर यूनिट है उनको रिमूव करना पड़ता है। उन दोनों के साइड पर ही ये प्लेट होती है जो कि हमको रिमूव करनी पड़ती है। एक साइड की ऑलरेडी उतरी हुई है तो मैं दूसरी साइड की उतार देता हूँ। तो प्लेट को रिमूव करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर वैक्यूम किया था। उसके बाद इन लाइन्स को हमको, जो कि फ्यूल की लाइन्स है, इनको हमको रिमूव करना पड़ेगा। ये क्लिप बहुत पुरानी थी और मैं यहाँ पे न्यू क्लिप ऑब्वियसली लगाऊंगा, तो मैंने इनको रिमूव किया था। उसके बाद आपको ऐसे धीरे धीरे इसकी जो फ्यूल लाइन है वो रिमूव करनी है, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी, 25 साल पुरानी फ्यूल लाइंस हैं। ये अंदर से टूट भी सकती है, और हमारा जो फ्यूल पंप के ऊपर सेंडर यूनिट है वहां से भी टूट सकती है। तो इसको बहुत आराम से निकालना होता है। तो ये रहा फ्यूल पंप का जो सेंसर है, यहाँ पर हमको ये बहुत ही देख कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये टूटा हुआ है, तो इसको हमको बहुत आराम से निकालना पड़ेगा। इस गाड़ी पर पहले ही बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है, और इसलिए हमको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। तो दूसरी साइड पर भी हमको फ्यूल लाइन ऐसे ही रिमूव करनी जैसे हमने दूसरी साइड पर की थी। पहले हमको क्लिप को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे हमको इस फ्यूल लाइन को निकालना है। पुराना रबर बहुत हार्ड हो जाता है तो थोड़ा देख कर करना पड़ता है, क्योंकि ये स्नैप हो सकता है बीच में से, उसके बाद हमको दिक्कत हो सकती है। और मैं फ्यूल लाइंस को एट द एंड चेंज करूंगा जब मैं इस पे वापस लगाऊंगा। फ्यूल लाइन रिमूव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये पुराना डीजल यहाँ पर आ रहा है। तो चलो गाड़ी को अब लिफ्ट पर चढ़ाते हैं, और मैंने नीचे से सारी गाड़ी को एक प्रॉपर वॉश किया था, क्योंकि इसके नीचे हमको काफी चीजें रिमूव करनी पड़ेगी। तो आई डोंट वांट कि कोई स्पाइडर या कुछ मेरे ऊपर आके गिरे। तो जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर चारों साइड पर यहाँ पर नट दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बेल्ट के ऊपर भी और साइड पर भी 3-4 नट है जो कि हमको इस फ्यूल टैंक के लिए रिमूव करने हैं। बट फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए उसके लिए हमको ड्राइव शाफ्ट हटानी पड़ेगी, उसके ऊपर आगे का एग्जॉस्ट खोलना पड़ेगा, और ऊपर की हीट शील्ड्स निकालनी पड़ेंगी। तो बहुत सारा काम है उससे पहले। तो फ्यूल टैंक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमको एग्जॉस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जॉस्ट के ऊपर से हमारा ड्राइव शाफ्ट जाता है पीछे। तो इसको हमको सबसे पहले रिमूव करना है, और ये सारा का सारा मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे रिमूव करना है सब। तो सबसे पहले, क्योंकि इतने पुराने नट हैं और आई डोंट थिंक कि ये आसानी से निकलेंगे, बट लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर सारे नट पर जितने भी हैं, सारे जो मैं रिमूव कर रहा हूँ सब पर मैं WD-40 स्प्रे कर रहा हूँ। पहले जो नट मुझे खोलने हैं सब पर मैंने WD-40 बहुत ही ज्यादा स्प्रे किया था, कि आई डोंट वांट कि कोई स्नैप हो। और ये थोड़ा सा हीट करना पड़ा था मुझे, क्योंकि ये इतनी आसानी से निकल नहीं रहा था। बट थोड़ा सा हीट करने के बाद और थोड़ा सा WD-40 और लगाने के बाद एग्जॉस्ट के नट थे वो बहुत आसानी से निकल गए थे। तो 25 साल पुराना एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी कोई भी एग्जॉस्ट कहीं से लीक नहीं है, ना ही ये कहीं से रस्टेड है। इसका जो माउंटिंग पोजिशन है, जो एग्जॉस्ट ट्रांसमिशन के ऊपर माउंट होता है, वो वहां से टूट गया था। उसके अलावा और कहीं पर भी रस्ट नहीं है। और यहाँ पर आगे देख सकते हो, यहाँ पर DPF भी लगा हुआ है, जो कि आजकल गाड़ियों में बहुत हैवी होता है, उस टाइम पर इतने नहीं होते थे। और ये स्ट्रेट पीछे आता है यहाँ पर। उसके बाद हमको यहाँ पर ये प्लेट रिमूव करनी है चारों साइड पर। इस पे भी 4 बोल्ट हैं।
उसके बाद हमको इस गाड़ी का जो पीछे वाला एग्जॉस्ट है जो कि पीछे डिग्गी तक जाता है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बीच में आता है। तो उसकी माउंटिंग यहाँ पर हमको रिमूव करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 2-3 जगह है उसकी माउंटिंग पॉइंट, और जैसे ही आप रिमूव करोगे तो एग्जॉस्ट नीचे लटक जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 जगह पर हैंगर दिखेंगे, उनको रिमूव करना है और ये बाहर ऐसे निकल जाएगा। ये रहे 2 जो मैं रिमूव कर रहा था, और ऐसे ही आपका एग्जॉस्ट पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है और जरूरी भी है अगर हमको एक जो फ्यूल टैंक है वो आराम से निकालना है। उसके बाद हमको ये शील्ड रिमूव करनी पड़ेगी। शील्ड के ऊपर ये ड्राइव शाफ्ट है, तो सबसे पहले हम इस शील्ड को रिमूव करते हैं। इस शील्ड पर भी आपको 4-5 नट मिलेंगे। आई थिंक ये 8 मिलीमीटर के थे। सारे बोल्ट पर WD-40 लगाने के बाद ये सारे नट बहुत आसानी से रिमूव हो रहे हैं। आई डोंट नो कि ये नट ही ऐसे थे या फिर WD-40 ने कुछ करा है, क्योंकि कोई भी नट पर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है अदर देन द एग्जॉस्ट। और यहाँ पर ये रिमूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और उस टाइम भी बिल्ड क्वालिटी यार काफी अच्छी होती थी। इवन की 1996 में BMW की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू अदर कार्स। ये BMW बहुत ज्यादा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करती है कभी से। और हीट शील्ड को मैं नीचे रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हीट शील्ड कभी भी आई डोंट थिंक निकली है, और ये बहुत ज्यादा गंदी है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये रही हमारी ड्राइव शाफ्ट, जो कि अभी तक ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फ्लेक्स नहीं है, ना ही कोई आवाज है। तो यहाँ से ड्राइव शाफ्ट पीछे तक जाती है क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है। और इसके साइडों पर आप देख सकते हो ये रहे फ्यूल टैंक। ये सारा ही दोनों साइड पर अलग अलग फ्यूल टैंक नहीं है, एक ही फ्यूल टैंक है, और ये साथ में आता है नीचे। उसके बाद हमको जो ड्राइव शाफ्ट है उसको रिमूव करना है। इसके नट बहुत ही ज्यादा टाइट थे, तो आपको अंदर ब्रेक दबाकर रखना पड़ेगा। हैंड ब्रेक से ज्यादा काम होता नहीं है, तो आपको अंदर ब्रेक दबा के रखना पड़ेगा ताकि ये ड्राइव शाफ्ट घूमे नहीं। तो आपको एक आदमी अंदर बिठाना पड़ेगा और नीचे से हम इसको लूज करेंगे, क्योंकि ड्राइव शाफ्ट को आपको घुमाना पड़ेगा। एक बार आप 3 ही नट को लूज कर सकते हो। और इस पे इतना ज्यादा ग्रीस था कि ये जो स्पैनर था वो भी खराब हो गया था। इतनी ज्यादा ग्रीस थे इसके ऊपर, पता नहीं कितने सालों की होगी, और वो बहुत ज्यादा गंदा कर रहा था सब कुछ। तो सबसे पहले हमको ये 3 नट जो हम अभी एक्सेस कर सकते हैं उनको निकालना पड़ेगा, और ये काफी ज्यादा टाइट थे, जो कि आई डोंट थिंक ये पहले कभी रिमूव हुए होंगे। फैक्ट्री के बाद अभी रिमूव हो रहे हैं। ये देख सकते हो इवन की स्पैनर कितना गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने WD-40 स्प्रे किया था क्योंकि थोड़ा सा ढंग से नहीं रिमूव हो रहे थे। और उसके बाद मैंने ड्राइव शाफ्ट को घुमाया था और जो 3 और नट थे इसके ऊपर उनको रिमूव किया था। अगर आप ये ड्राइव शाफ्ट ऐसे रिमूव कर रहे हो, एक मैं टिप आपको देना चाहता हूँ, इसको सबसे पहले ब्रेक क्लीनर से साफ कर लो, तो आपके सारे कपड़े और टूल्स गंदे नहीं होंगे। ये मेरे को करना चाहिए था बट आई डिडंट। यहाँ पे ब्रेक क्लीनर से अगर इसको हम साफ कर लेते तो इतना मैस नहीं होता, टूल्स पर भी, हाथों पर भी और कपड़ों पर भी। तो यहाँ पर कोई रैचेट या कुछ भी नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर बहुत टाइम लग रहा था इनको रिमूव करने के लिए। तो ड्राइव शाफ्ट के सारे नट को बाहर निकालने के बाद ड्राइव शाफ्ट पर यहाँ पर ये ग्रूव्स दिखेंगे आपको। यहाँ पर फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से आपको इसको बाहर की साइड पुल करना है और ये बाहर निकल जाएगी ऐसे। उसके बाद हमको दोनों साइड पर जो हैंड ब्रेक है उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हैंड ब्रेक की जो वायर है वो बीच में आती है। तो इसके लिए हमको दोनों साइड के व्हील को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से दोनों साइड के व्हील को रिमूव करूंगा। और इतने पुराने नट होने के बावजूद भी कोई भी नट यहाँ पर रस्टेड नहीं था। इसके सारे साइड पर लॉकिंग नट होते हैं, बट ऑब्वियसली पहले किसी ने तोड़कर निकाले हुए थे। 1-2 नट मुझे मिला था जो कि बहुत ही खराब था और वो बहुत ही स्मैश्ड था, जो कि मुझे ट्रंक में मिला था। तो यहाँ पर मैं आखिरी ये नट निकाल देता हूँ और उसके बाद हम इस व्हील को रिमूव कर सकते हैं।
और ये सेम मुझे दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड पर जो कैलिपर के बोल्ट हैं वो वेल प्रोटेक्टेड थे और वो रस्टेड नहीं होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि वो इस कैप के अंदर थे। तो आई थिंक कि वो ढंग से हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो कैलिपर के पिन है उसको निकालना है और कैलिपर को रिमूव करना है। क्योंकि ये पुरानी थी कैलिपर की पिन तो मैं बहुत आसानी से इसको निकाल रहा था। आई डोंट वांट इट स्नैपिंग और उसके बाद हम गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकेंगे ऑब्वियसली। तो इसमें टेक योर टाइम। अगर पुरानी कार है तो आप धीरे धीरे निकालोगे तो धीरे धीरे ये निकल जाएगी। कैलिपर की पिन निकालने के बाद अब हमको इसका ब्रेक रोटर रिमूव करना है। तो ब्रेक रोटर रिमूव करने के लिए, ताकि ये रोटर घूमे नहीं, मैंने यहाँ पर 2 नट लगाए थे। अगर आप अकेले हो तो आप ये इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और नहीं है अंदर जो कि ब्रेक दबा सके गाड़ी में, तो यहाँ पर आप 2 नट ऐसे लगा सकते हो और एक साइड पर आप स्क्रू ड्राइवर फंसाकर या एक बड़ा फ्लैट हेड ऐसे फंसाकर इस ब्रेक रोटर को रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर आप अकेले हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको एक बार ऐसे फंसा के छोड़ दोगे और रिमूव करोगे तो ये कहीं पर जाएगा नहीं। तो ऐसे उसके बाद आप इस ब्रेक रोटर के नट को रिमूव कर सकते हो। और पीछे आप देख सकते हो उस टाइम पर भी यहाँ पर ब्रेक सेंसर दिया हुआ है 1996 में। और राइट साइड के कैलिपर पर भी आपको सेम कैप मिलती है ताकि जो पीछे के नट हैं वो खराब ना हो। उसके बाद हम इन दोनों नटों को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब आप कैलिपर को यहाँ से हटा सकते हो और इसको आप ऊपर यहाँ पर ऐसे आराम से रख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहे BMW के ब्रेक पैड। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है कितने साल पुराने हैं। ब्रेक पैड बहुत ही सही कंडीशन में है अभी भी और इन पे काफी ज्यादा अभी मटेरियल रहता है। हमको ये इसका ब्रैकेट भी रिमूव करना पड़ेगा ब्रेक का। उसके बाद हम इसके ब्रेक रोटर को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये सीज्ड होगा तो हम थोड़े से यहाँ पर हैमर से ऐसे टैप कर सकते हैं ताकि हम इसको आराम से निकाल पाए। बट लकीली इतना ज्यादा सीज्ड नहीं था ये। ब्रेक रोटर को रिमूव करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये है पीछे इसका ब्रेक का वायर, उसको आपको आराम से रिमूव करना है। इसके अंदर एक सिंपल ब्रैकेट होता है जो कि ब्रेक की तार को यहाँ पर होल्ड करता है और ये ब्रेक शू है जो साइड पर इनके ऊपर वो टाइट करता है। और उसके बाद दोनों साइड पर अगर हम रिमूव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी ऐसे। और ऊपर की हीट शील्ड भी हटाने के बाद अब यहाँ पर कोई भी चीज होल्ड नहीं कर रही फ्यूल टैंक को। उसके बाद हम जो फ्यूल टैंक यहाँ से ऊपर आ रहा है जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं वहां पर हमको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 2-3 क्लिप हैं जो कि निकालनी पड़ेंगी। इसमें पीछे रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल होता था और यही रहे उसके आई थिंक वैक्यूम लाइन जो यहाँ पर पहले शॉकर होते थे। ये शॉकर ऑब्वियसली किसी ने नॉर्मल शॉकर लगा दिए इसके अंदर। कंपनी से इसके अंदर रियर सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन आता था। अगर वो मुझे शॉकर कहीं पर मिल जाते हैं तो मैं इसमें डेफिनेटली वो चीज लगाना चाहूंगा। उसके बाद हमको ये दोनों रबर के होज यहाँ से हटाने हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको साथ निकालने की। इस टाइम पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको नट दिखाए थे उन सारे नट को रिमूव कर दिया था जो कि फ्यूल टैंक को होल्ड करते हैं। स्ट्रैप के ऊपर और 4-5 नट ही हैं बस। उसके बाद आपको राइट साइड से थोड़ा सा विगल अराउंड करना है और ये फ्यूल टैंक ऐसे लटक जाएगा नीचे। नीचे कुछ होल्ड करने के लिए आप या तो किसी को कह सकते हो पकड़े या फिर नीचे कोई स्टैंडिंग जैक लगा सकते हो, ट्रांसमिशन जैक लगा सकते हो ताकि ये इसके ऊपर जो वायर है या फिर फ्यूल लाइन है वो खराब ना हो या स्ट्रेच ना हो। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो मैंने यहाँ पर तो फ्यूल लाइन सारी रिमूव कर दी है जो एक यहाँ पर थी। उसके बाद हमने दूसरी साइड की भी रिमूव की। उसके बाद हमने गाड़ी से इसको अब बाहर निकाल दिया और ये रहा BMW का E39 का फ्यूल टैंक। ये राइट साइड वाला फ्यूल पंप किसी ने खोला हुआ बट ये लेफ्ट साइड पर किसी ने अभी खोला नहीं हुआ कुछ भी, तो यहाँ पर ये सील है। और मुझे बाद में पता चला था जो राइट वाला उन्होंने खोला हुआ है वो प्रॉपरली टाइट भी नहीं था। तो रिमूव करने के लिए आपको एक फ्लैट हेड ऐसे लेना पड़ेगा और ऐसे धीरे धीरे उसको एक हैमर से टैप करना पड़ेगा और इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है बट उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप धीरे धीरे करो तो यहाँ से ऐसे इसको आराम से कर सकते हो। खोलने से पहले आप मार्कर से दोनों साइड पर मार्क कर सकते हो कि कितना टाइट था। उसके बाद हम उसको उतना ही टाइट कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर ये सील थी तो मैंने इसको इतना ही टाइट किया था कि सील पर प्रॉपरली पूरा बैठ जाए। उससे ना तो हम ज्यादा टाइट कर रहे हैं ना ही हम कम टाइट कर रहे हैं, हम प्रॉपर टाइट कर रहे हैं जितना ये टाइट था। उसके बाद हम इस रिंग को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। रिंग को ऐसे निकालने के बाद अब मैं इसको ऊपर से रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि इसका जो ये यूनिट है ये ठीक है या नहीं इसके अंदर, क्योंकि
क्योंकि काफी ज्यादा पुराना प्लास्टिक है और वो खराब हो सकता है और डिग्रेड हो सकता है, तो मैं वो चेक कर रहा था यहाँ, बट एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल और ये बिल्कुल सही था। इस साइड पर सब कुछ चेक किया था और इस साइड पर कोई भी मुझे दिक्कत नहीं मिली थी। फ्यूल लाइंस थी वो भी चेक करी थी मैंने, वो भी ठीक थी, ज्यादा हार्ड नहीं हुई थी और अभी भी थोड़ी सॉफ्ट थी, तो उनको अभी रिमूव करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर हमको कभी आगे दिक्कत आती है फ्यूल रिलेटेड तो हम इसको कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ये करने की जरूरत नहीं थी। तो दूसरी साइड पर भी आपको सेम फ्यूल पंप ऐसे ही रिमूव करना जैसे हमने लेफ्ट साइड पर किया था, एक हैमर और एक फ्लैट हेड से। इसके जो ये ग्रूव्स है, ये मेटल की क्लिप होती है तो आप इसको तोड़ भी नहीं सकते इजीली। आजकल कुछ गाड़ियों में प्लास्टिक की क्लिप होती है, ऊपर रिंग होती है प्लास्टिक की, तो उस पर थोड़ा देखना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी में भी मेटल की है ऐसे ही रिंग, तो आपको कोई भी स्पेशल टूल की जरूरत नहीं है, ऐसे आप रिमूव कर सकते हो इजीली। एंड यू शुड टेक योर टाइम, इसको धीरे धीरे आपको रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको फ्यूल पंप रिप्लेस करना है या कुछ फिक्स करना है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने इस फ्यूल पंप को बहुत ही अच्छे से एग्जामिन किया था, इसके अंदर और कुछ भी दिक्कत नहीं थी। फ्यूल पंप को रिमूव करने के लिए आपको धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना है। इसमें आपको जोर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्लिप वगैरह होती हैं और तारें होती हैं, वो बहुत आसानी से टूट सकती हैं अगर आप झटका या फोर्स यूज करोगे तो। और इसमें प्लास्टिक इतना पुराना है तो आई एम श्योर कि अगर ज्यादा कुछ करे तो प्लास्टिक भी टूट सकता है। उसके बाद मैंने इस फ्यूल टैंक को बहुत ही क्लोजली एग्जामिन किया था, वायर्स को और जो इसके अंदर फिलहाल फ्यूल की लाइंस थी उन सबको, और सारी सरप्राइजिंगली अभी तक बिल्कुल सही थी। मेरा फ्यूल टैंक रिमूव करने का कारण था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊपर से रस्ट आ रहा था, क्योंकि जहां से हम फ्यूल डालते हैं उसकी जो ऊपर की रिंग होती है वो बहुत ज्यादा रस्टेड थी और उसके नीचे काफी ज्यादा रस्ट जाता हुआ दिख रहा था, जो कि स्ट्रेट इसके अंदर आके यहाँ पर गिरा होगा। तो रस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारा फ्यूल पंप भी खराब हो सकता है, फिल्टर खराब हो सकता है और काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अंदर काफी ज्यादा पुराना डीजल भी था। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसका कलर कितना ज्यादा डिफरेंस है नए फ्यूल से। तो पुराना डीजल भी ढंग से बर्न नहीं होता। इसके अंदर हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और इसको हम गाड़ी के अंदर भी कर सकते हैं। अगर कभी कोई दिक्कत आई तो हम गाड़ी से इसको आराम से सीट खोलते ही रिमूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फ्यूल टैंक के नीचे आप देख सकते हो साफ करने के बाद, और फ्यूल टैंक को आप अंदर से आप देख सकते हो। बिफोर की क्लिप मैंने एक्साइटमेंट में नहीं ली थी, मैं इसको स्ट्रेट अवे साफ करने लग गया था। टैंक को साफ करने के बाद देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि नया फ्यूल टैंक है। नीचे कमेंट करके बताओ ये आपको कैसा लग रहा है। अब ये फ्यूल टैंक के अंदर कोई भी रस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। उसके बाद हम इसको वापस असेंबल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर जो यूनिट थी उसको मैंने उतना ही टाइट किया था जितना ये टाइट था, तो मैंने उसको उतना ही टाइट किया था कि वो उस सील पर बिल्कुल प्रॉपरली लाइन अप हो जाए। उसके बाद हम राइट साइड के फ्यूल पंप को भी अब टाइट करते हैं। रिंग लगाने के बाद हमको इसको थोड़ा ज्यादा टाइट करना पड़ेगा जितना ये टाइट था। तो अब राइट साइड के फ्यूल पंप को हम असेंबल करते हैं और ऊपर की जो रिंग लगाने के बाद हम इसको ऐसे ही टाइट करेंगे जैसे हमने इसको रिमूव किया था। और मैंने इसका ऊपर का जो यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर कनेक्टर लगता है या फ्यूल लाइन जाती है उसको भी ढंग से साफ कर दिया था। तो आपको फ्लैट हेड से ऐसे ही इसको टाइट करते रहना है। और मैंने इस पर निशान बना दिया था जहां से मैंने इसको रिमूव किया था, बट उस निशान से इसको ज्यादा टाइट करना पड़ा। ये फिगर आउट मैंने बाद में किया जब मैं इसको टाइट कर रहा था। टाइट करते टाइम मुझे जब उस मार्क तक ये पहुंच गया था उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसको और टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी भी लूज था। क्योंकि लेफ्ट साइड का जब मैं टाइट कर रहा था वो एक पॉइंट पे जाके इतना ज्यादा टाइट हो गया था, मतलब इतना ढंग से टाइट हो गया था कि अगर मैं कुछ टैप कर रहा था तो कुछ भी नहीं हो रहा था, रिंग मूव नहीं हो रही थी। तो अगर आपका फ्यूल टैंक किसी ने रिमूव नहीं किया है पहले या पंप रिमूव नहीं किया है तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप वहां पर एक निशान बना सकते हो और जब टाइट करो आपको पता है उतना ही टाइट करना है। बट मेरे केस में पहले किसी ने रिमूव किया था और ऑब्वियसली उन्होंने इतना ध्यान नहीं किया कि कितना टाइट करना है। ये काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हम इसको प्रॉपरली सील करें और एट द एंड हम इसको फाइनली उतना ही टाइट कर पाए आई थिंक जितना ये टाइट था। अगर दिक्कत हुई तो हम इसको बाद में और टाइट कर सकते हैं, बट दिस इज नाउ गुड इनफ। और उसके बाद मैंने इस फ्यूल टैंक को बाहर से भी साफ किया था, अंदर से तो हम पहले कर चुके हैं। बाहर से साफ करने के बाद ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लग रहा है। ये लग रहा है कि हमने नया फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। और जो मैं ऊपर आपको बता रहा था यहाँ जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं वो बिल्कुल रस्टेड था और इसकी वजह से ही हमको फ्यूल टैंक रिमूव करना पड़ा था। यहाँ से आप फ्यूल अपनी गाड़ी के अंदर भरते हो और यहाँ से ये
नीचे आपके फ्यूल टैंक में जाता है और ये बहुत ज्यादा रस्टेड था और ये यहाँ पर लगता है और यहाँ से नीचे आप देख सकते हो अभी भी रस्ट के पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये कारण था इसके फ्यूल टैंक को रिमूव कर कर साफ करने का। इसको हम रिप्लेस तो अभी नहीं कर सकते बट इसको हम अभी सैंड कर कर पेंट कर सकते हैं ताकि ये फर्दर रस्ट हमारे फ्यूल टैंक में ना जाए। और मैंने इसकी फ्यूल कैप को भी ढंग से साफ किया था, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा रस्ट बिल्डअप हो गया था और इसके रबर की सील को भी साफ किया था। उसके बाद मैंने इस फ्यूल फिलर को जो यहाँ पर रस्टेड था काफी ज्यादा, उसको मैंने सिल्वर पेंट किया था। सिल्वर पेंट करने का कारण ये था कि आई थिंक कंपनी से सिल्वर ही आता था, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप मेरी जगह होते तो इसको क्या पेंट करते। आई थिंक मोस्ट लोग ब्लैक पेंट करते हैं इसको, बट इतनी सैंडिंग के बाद भी क्योंकि ये इतने सालों से रस्टेड था तो हम इसको प्रॉपर जैसा था वैसा तो नहीं कर पाए, बट इट वाज क्लोज। जैसे आप यहाँ पर साइडों पर देख सकते हो ये बहुत ज्यादा रस्टेड था, बट अभी के लिए ये काम कर देगा हमारा और आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी वापस रस्ट पकड़ेगा। मैंने इसको बहुत सैंड कर कर पेंट किया है। तो इसके ऊपर ये रबर की रिंग जाएगी और उसके ऊपर इसकी यहाँ पर जो फिलर कैप है वो लगेगी। तो उस दिन रात हो गई थी सारा काम करते करते, तो अगले दिन सुबह मैंने सोचा था कि इसको वापस लगाऊंगा फ्यूल टैंक को, बट इसका जो यहाँ पर ऊपर फ्यूल लाइन थी और ये प्लास्टिक का ब्रैकेट था ये यहाँ से टूट गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा क्रैक होने लग गया था। तो मैंने अभी के लिए इसको ढंग से बांध दिया था ऐसे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ ये पुराना प्लास्टिक है, टूट सकता है और हेयर वी हैव द एग्जांपल। तो इसको इतना फिक्स कर दिया क्योंकि यहाँ पर फ्यूल नहीं जाता गाड़ी में। मेरे को बाद में पता चला था ये यहाँ पर गैसेज के लिए है, तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हमको कोई दिक्कत होने वाली है। उसके बाद मैंने फ्यूल टैंक को एक ट्रांसमिशन जैक पर यहाँ पर रखा था ऐसे और उसके बाद इसको इंस्टॉल किया था। अगर आपके पास 2 आदमी है तो आप उसको आराम से यहाँ पर पकड़ सकते हो, बट अगर 2 आदमी हैं जब भी अगर आपके पास ट्रांसमिशन जैक है ऐसे तो उसको आई थिंक यूज करना चाहिए। ट्रांसमिशन जैक पर आप कोई भी यहाँ पर प्लाईवुड या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रख सकते हो और उसके ऊपर एक ये बेस बन जाता है और उसके ऊपर ये फ्यूल टैंक बहुत ही आसानी से रखा जाता है। ये जब काम आता है जब हम इसके अभी ऊपर फ्यूल लाइंस लगाएंगे तो इसको होल्ड करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रैकेट हैं वो प्लास्टिक के हैं और वो आई डोंट थिंक इतने स्ट्रॉन्ग हैं अब जो पहले थे, तो वो कोई स्नैप ना हो जाए इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। उसके बाद जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं उसको हम असेंबल करते हैं ऐसे, और ये फ्यूल टैंक को हमने ऐसे वापस लगा दिया था। इसके ऊपर चारों साइड पर ये जो बेल्ट है वो होल्ड करती है और 2 नट दोनों साइड पर है। उसके बाद हमको ये ब्रेक लाइन लगानी है, इसके ड्राइव शाफ्ट को लगाना है। और अगर आप ये वीडियो सीरीज को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि राइट रियर डोर ना तो अंदर से खुलता था ना ही बाहर से खुलता था। इसको इस वीडियो के दौरान मैंने करने की कोशिश करी थी, ओपन करने की कोशिश करी थी और ये खुल गया था। और नीचे देख सकते हो मिट्टी कितनी है, इससे पता चलता है कि ये दरवाजा कभी भी ओपन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको दिखा सकूं इसके जितने भी लॉक हैं उनको सबको मैंने फिक्स कैसे किया था। उसके बाद हम इसके हैंड ब्रेक इंस्टॉल करते हैं। आपको इसकी वायर यहाँ पर इस मेटल ब्रैकेट में ऐसे इंस्टॉल करनी है और दोनों ब्रेक शू के बीच में आपको करना है ऐसे। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बट टेक इट इजी, आराम से हो जाएगा। अगर आपको उठाना पड़े तो दोनों साइड के ब्रेक शू एक बार उठा सकते हो, उसके बाद आप ऐसे एक साइड पर लगा सकते हो। उसके बाद इसका जो नीचे का स्प्रिंग होता है जो कि इन दोनों को होल्ड करता है उसको आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर ये ऐसे स्प्रिंग दोनों साइड पर लग जाएगा। उसके बाद मैं हब पर और जहाँ जहाँ मुझे कोरोजन लग रही है सरफेस पे उसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करूँगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कभी दोबारा रिमूव करें तो ये सीज ना हो जाए ब्रेक रोटर इस पर, और ये स्मूथ सरफेस होगा तो हमको वाइब्रेशन भी नहीं होगी। उसके बाद हम एक कपड़े से इसको वाइप डाउन करेंगे। उसके बाद हम ब्रेक रोटर को वापस लगा सकते हैं। ब्रेक रोटर पर भी जो जहाँ पर हमारा हैंड ब्रेक चलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोजन थी तो उसको भी मैंने लाइटली स्कफ किया था। उसके बाद हम इस ब्रेक रोटर को अब वापस लगा सकते हैं। आगे जाकर मैं इस ब्रेक रोटर चारों ब्रेक रोटर को जो एक रीसरफेस करवाऊंगा क्योंकि अभी इस पे थिकनेस ज़्यादा है। क्योंकि कंडीशन इनकी ब्रेक रोटर्स की अभी ठीक है तो मैं आगे जाकर चारों ब्रेक रोटर को रीसरफेस करूंगा और उससे क्या होगा कि इनकी अभी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। अगर उससे नहीं हुआ तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट आई थिंक इनकी थिकनेस अभी काफी सही है और मेरे को नहीं लगता ये कभी भी चेंज हुए हैं कभी। ऐसे लगाने के बाद अब हम इसका जो एक नट है ब्रेक रोटर का वो लगा सकते हैं।
और हैंड ब्रेक वापस लगाते लगाते यहाँ पर रात हो चुकी है और दोनों साइड के हैंड ब्रेक और सब कुछ लग चुका है। फ्यूल टैंक ढंग से लगा दिया, सारी लाइंस लगा दी हैं, हैंड ब्रेक लगा दिया। अब हम इसका जो ड्राइव शाफ्ट है उसकी ग्रीस को मैंने साफ किया था, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि ये ग्रीस कितना साल पुराना था और बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। आई थॉट कि इसको रिमूव करना चाहिए और इसको हम फ्रेश ग्रीस से अब वापस भरेंगे। मेरे पास यहाँ पर मोबिल 1 का ग्रीस था तो मैंने वो यूज किया था। आई थिंक इसके लिए ये ठीक है ग्रीस, तो मैं यहाँ पर ये ग्रीस लगाऊंगा और इसके बाद हम ड्राइव शाफ्ट को वापस लगा सकते हैं। तो शाफ्ट पर भी और यहाँ पर पीछे भी मैंने नया ग्रीस लगा दिया है। और उसके जो बोल्ट, आपको ध्यान होगा कितने ज्यादा खराब थे और सारा ही खराब कर रहे थे, इवन की टूल्स को खराब कर रहे थे। उसको मैंने डीजल में सोक करके रखा था और ये भी अब ठीक हो रहे हैं और इनको वापस लगाएंगे तो हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे इतने। तो शाफ्ट को ऐसे वापस लगाने के बाद हमने इसके जो आगे की क्लिप है उनको ऐसे लगा दिया और पीछे के अब हम नट को वापस लगाएंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमने ड्राइव शाफ्ट को लगाया था वापस, उसके बाद ऊपर की हीट शील्ड को लगाया था। उसके बाद मैंने जो इसकी वायरिंग है उसको चेक किया था और उसको फिक्स किया था और उसके बाद हमने इसके कनेक्टर को वापस लगाया था। और हमको फ्यूल गेज पर भी कभी कुछ शो होता था कभी कुछ, और दूसरे साइड के कनेक्टर को भी मैंने अब वापस लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुराना डीजल और नए डीजल में डिफरेंस। लेफ्ट साइड पर जो हमने फ्यूल टैंक से सैंपल लिया था वो डीजल है और राइट साइड पर जो आज की डेट में अभी इसके अंदर हम नया डीजल डाल रहे हैं वो है। तो डे नाइट का फर्क है और आपको नहीं लगता होगा, बट इतना पुराना डीजल काफी ज्यादा दिक्कतें कर सकता है फ्यूल सिस्टम में, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो ये फ्यूल जहां से हम डालते हैं वो भी मैंने अब बिल्कुल सही कर दिया है और इसके ऊपर अब हम कैप वापस लगा सकते हैं। तो ये रही BMW E39 की फ्रंट सीट। और जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड से पीछे गई हुई है और लेफ्ट साइड से ये अपनी जगह पर है। जैसे ही मैं इसको रिक्लाइन करता हूँ, लेफ्ट साइड से तो रिक्लाइन हो जाती है, पीछे चली जाती है, बट जो राइट साइड है वो बिल्कुल भी मूव नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी हो जाती है सीट जब आप इसको रिक्लाइन करने की कोशिश करते हो। और अगर मैं आपको गाड़ी के अंदर वापस लगा कर दिखाऊं तो जैसे ही मैं रिक्लाइन करने की कोशिश करूंगा तो लेफ्ट साइड का हिस्सा मूव करता है, बट राइट साइड के हिस्से पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है ड्राइव करने में और सेफ भी नहीं है। चाहे कितने भी आप आगे पीछे कर लो, इसके अंदर WD-40 वगैरह सब कुछ स्प्रे करके देख लिया था मैंने, क्योंकि बहुत टाइम से गाड़ी खड़ी हो सकता है उसकी वजह से मोटर वगैरह जाम हो गई हो, बट दोनों साइड की मोटर अभी भी वर्क कर रही थी। सारे के WD-40 स्प्रे करने के बाद भी मेरे को लगा कि और कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको टॉप डाउन दिखाऊं तो ये सीट ऐसी हो जाती है जब इसको हम रिक्लाइन करते हैं थोड़ा सा भी। तो ये रहा पीछे इसका मैकेनिज्म। यहाँ पर 2 मोटर होती है, दोनों साइड पर गियर हैं जो कि इसको आगे पीछे होने में मदद करती है। और दोनों ही मोटर पर 2 वायर आई हुई हैं जो कि इसको हम रिक्लाइन करेंगे या आगे करेंगे पीछे करेंगे तो वो इन मोटर के थ्रू होता है। तो ये जो आप यहाँ पर ब्लैक कलर की वायर देख रहे हो, दोनों साइड पर है मोटर के ऊपर। ये है इसके कारण कि ये एक साइड से घूम रही है और एक साइड से नहीं घूम रही, क्योंकि ये वायर विद टाइम थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है तो ये मोटर में जाकर एंगेज नहीं कर पाती और मोटर फ्री घूमती रहती है और सीट मूव नहीं होती। ये कारण है कि ये सीट एक साइड से रिक्लाइन हो जाती है, एक साइड से नहीं होती। ये मैं दोनों ही साइड पर करूंगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है BMW E39 में। और यहाँ पर आपको 2 नट लूज करने होते हैं दोनों मोटर पर। मोटर को आपको बाहर नहीं निकालना, मोटर को थोड़ा सा स्लाइड करने की जरूरत होती है आपको। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी स्लाइड करोगे तो ये जो वायर मैं आपको दिखा रहा था ये निकल जाती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर दोनों ही साइड पर 2 मोटर हैं, इसको दोनों साइड पर, अगर आप एक साइड कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड आप दोनों साइड पर करो, क्योंकि ये थोड़े टाइम में दूसरी साइड पर भी दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने ये वायर बाहर निकाली, देख सकते हैं जो इसका आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं बना रहा था मोटर के अंदर। ये कारण था कि ये मोटर घूम तो रही थी बट सीट नहीं घूम रही थी। ये पार्ट हमारा बिल्कुल आगे तक विजिबल होना चाहिए, यहाँ पर ये बेयरली विजिबल था तो आई डोंट थिंक ये कांटेक्ट बना रहा होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको हीट करना पड़ेगा। आप कोई भी लाइटर ले सकते हो और उसकी फ्लेम को पूरा ऊपर तक करना पड़ेगा आपको, और इसको आपको हीट करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। उसके बाद आप एक सिंपल प्लायर से इसको पुल करोगे। मैं सारी चीज यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, बट ये आपको बता रहा था कि मैं इसको करना कैसे होता है। तो आपको ऐसे इसको फ्लेम के नीचे रखना है 10-15 सेकंड तक, जब तक ये गर्म ना हो जाए और जो रबर का या प्लास्टिक का पार्ट है वो मेल्ट ना हो जाए।
अब आप ऐसे इसको रिमूव करोगे तो देख सकते हो जो पीछे का प्लास्टिक का पार्ट है वो भी मेल्ट हो गया था। हमको यही चाहिए। और ये जो इसका जो हमने क्लिप निकाली इसको बहुत आसानी से निकालना है क्योंकि इसको हमको वापस रीयूज करना है। उसके बाद आपको इस वायर को थोड़ा पीछे से कट करना है ताकि जो हमको आगे पॉइंट दिख रहा था वो थोड़ा ज्यादा विजिबल हो और जो अंदर हमारी मोटर है उसमें कांटेक्ट बना पाए। और जैसे आप ऐसे प्लायर से काट रहे हो तो मेक श्योर कि इसको ज्यादा अंदर तक ना दबाना क्योंकि इसके ऊपर ना ग्रूव्स बने हुए हैं इसके वायर के अंदर जो कि मोटर के अंदर जाकर अटक जाते हैं और ये फिर गियर्स की तरह काम करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो एकदम से बाहर आ गई थी तो हमको इसको वापस पीछे करना है। अब देख सकते हो ये लेंथ होनी चाहिए अगर आपके मोटर को बिल्कुल प्रॉपरली काम करने देना है। तो मैं एक बार यहाँ पर टेस्ट फिट कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको वापस लगाएंगे। इट सीम्स कि ये ठीक है, लेंथ इससे ज्यादा हमको काटने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो हम कर सकते हैं बट इट इज ऑप्टिमल कि यहाँ से अगर हम इसको लगाएंगे तो ये चल जाएगी। उसके बाद आपको प्लायर्स पर ये ऐसे रखना है और उसको दोबारा हीट करना है ताकि जो पीछे प्लास्टिक या रबर है वो मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर एक परमानेंट बॉन्ड बना ले। उसके बाद आपको बहुत ही तेजी से इसको वापस लगाना है और जो पीछे का जो इसका रबर या प्लास्टिक का पार्ट है वो मेल्ट हो जाएगा इसके ऊपर। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा आप दबा भी सकते हो ताकि ये गर्म है तो अच्छे से ये उस पर मेल्ट होकर फिक्स हो जाएगा एक जगह पर, फिर ये हिलेगा नहीं। और देख सकते हो ये अब रेडी है, इसको हम वापस लगा सकते हैं। और देख सकते हो कंपेयर करूँ तो अगर दूसरी साइड कैसी थी तो कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क है। तो मैं जल्दी से दूसरी साइड की भी निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोबारा से। निकालने के बाद देख सकते हो इन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक साइड पर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, इसकी वजह से मोटर में एंगेज नहीं हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं और मोटर में जाने के बाद ये एक गियर की तरह काम करता है। तो इस पर भी हमको सेम करना है। मैं आपको यहाँ पर एक साइड का करके दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड पर भी आपको सेम 2 वायर मिलेंगे, उनको ऐसे ही करना है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है जैसे हमने दूसरी साइड किया था, इसको भी आपको वैसे ही करना है। ये थोड़ा सा ज्यादा रिमूव हो गया था मेरे से मटेरियल बट इसको आप पीछे से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो ये वायर है इनको दोनों साइड पर सेम रखने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने थोड़ा ज्यादा पीछे कर दिया था, ऑल्दो हम इसको थोड़ा सा हीट कर इसको आगे भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर बताया आपको ग्रूव्स बने हुए हैं, मोटर के अंदर भी ग्रूव्स बने हुए हैं तो ये एक ही साइड पर जाएगा अंदर। तो इसको थोड़ा विगल अराउंड करने की कोशिश करना और एक ही जगह पर ये अंदर ऐसे जाकर अटक जाएगा। जब ये पूरा अंदर ऐसे बैठ जाए तो आपको मोटर को वापस अपनी जगह पर पुश करना है। इसके ऊपर एक थोड़ा सा रिंग बनी हुई है वो इसको बाहर निकलने से रोक देगी। तो दूसरी साइड पर भी दिखाता हूँ जो कि अभी काम कर रहा था, वहां पर भी बहुत ही कम मटेरियल अभी भी रहता था, ऑल्दो ये काम कर रहा था बट मैंने ये भी ठीक कर दिया था। तो ये सब कुछ करने के बाद बहुत रात हो चुकी थी और जैसे कि देख सकते हो अब ये सीट दोनों साइड पर इक्वली मूव हो रही है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अगर मैं रिक्लाइन करता हूँ तो दोनों हिस्से सेम आगे पीछे जा रहे हैं। इस सीट का जो हेडरेस्ट है वो भी अटक रहा था और ढंग से चल नहीं रहा था बट उसको भी मैंने अब ठीक कर दिया है। इसमें बस थोड़ी लुब्रिकेशन की जरूरत थी बस। अब ये सीट प्रॉपर फंक्शनिंग है, आगे पीछे ऊपर नीचे इस सीट में सब अब वर्क करता है। गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप अभी भी एरर देख सकते हो। प्री हीटिंग का यहाँ पर एरर है, चेक ब्रेक लाइट्स, सेल्फ लेवल सस्पेंशन, चेक पार्क लाइट्स। तो काफी सारे एरर हैं जो इस गाड़ी के अंदर आते हैं, चेक टेल लाइट्स। तो ये सारे एरर को आप स्कैन भी कर सकते हो। यूजुअली आपका OBD2 स्कैनर जो आजकल गाड़ियों में वो यहाँ पर लोकेटेड होगा। तो जितनी भी मॉडर्न कार्स हैं उसमें यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको OBD2 स्कैनर मिल जाएगा। तो ये भी एक स्कैनर है, यहाँ पर आप अपना OBD लगा सकते हो जो कि फर्स्ट जनरेशन वाला आता था बट इससे आप इंजन मैनेजमेंट को या इंजन के मॉड्यूल है उसको आप चेक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कनेक्टर दिखा देता हूँ। ये लॉन्च का एक प्रोफेशनल ग्रेड स्कैनर और इसके साथ आपको बहुत सारे इसके अडेप्टर मिलते हैं जो कि OBD जितनी भी आई हैं आज तक सारी गाड़ियों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास OBD2 के, और जितने भी आज तक स्कैनर के लिए यहाँ पर आप वायर देख सकते हो आई हैं वो सारी अवेलेबल हैं इस किट के अंदर। इस किट में से हमको ढूंढना है जो हमारी गाड़ी के ऊपर स्कैनर लग सकता है। तो पहले की गाड़ियों में 1996 के अराउंड जितनी भी गाड़ियां हैं, BMW, मर्सिडीज या कोई भी है वो, उसके अंदर अगर इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को आप एक्सेस कर सकते थे तो वो यूजुअली इंजन बे के अंदर होते थे। इंजन में देखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मेरे को OBD जैसा कुछ लग रहा है क्योंकि जो फर्स्ट OBD आए थे वो इस टाइप के होते थे। और मैं यहाँ पर इसका जो कैप है उसको रिमूव कर देता हूँ एंड दिस इज आवर OBD पोर्ट जहाँ से हम गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। तो हमारी जो किट है उसमें से हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा अडेप्टर है जो हम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जो शेप है उस हिसाब से तो ये अडेप्टर यहाँ पर लगना चाहिए और लगाकर देखते हैं कि हम इसको यहाँ पर इस पोर्ट के अंदर फिट कर सकते हैं या नहीं। वी कैन फिट दिस अडेप्टर
और आई थिंक दिस इज द करेक्ट अडेप्टर फॉर दिस कार, क्योंकि इसका जो सेंटर में ग्रूव है वो एग्जैक्टली मैच होता है इससे। ऑल्दो हमारा जो OBD1 का अडेप्टर है यहाँ पर लग गया है गाड़ी के अंदर, बट इसके पीछे भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीरियल पोर्ट है, जो कि एक और अटैचमेंट चाहिए होगी हमको OBD2 को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को फाइनली राइट केबल मिल गई है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है OBD1 अडेप्टर, और जो आगे का कनेक्टर है उसके ऊपर B20 लिखा हुआ है। अगर किसी और को भी BMW स्कैन करनी है तो ये अडेप्टर है इस गाड़ी के लिए। तो उसके बाद यहाँ से जो अडेप्टर आता है उसको हम हमारे OBD2 अडेप्टर के अंदर फाइनली लगा सकते हैं। और ये रहा इसका टैब, जिसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये लॉन्च का एक प्रोफेशनल ग्रेड स्कैनर है जो कि अभी लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर। और यहाँ पर ये जो VGA केबल है इसकी, उसको मैं टाइट कर देता हूँ ताकि कनेक्शन वो बीच में लूज ना करे। उसके बाद मैं इसके जो अडेप्टर है OBD1 का जो अडेप्टर है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। और देख सकते हो एक स्कैन करने के लिए इसके अंदर कितनी सारी चीजें हमको ज्वाइन करनी पड़ती हैं। ये इसका OBD2 का अडेप्टर है, मेन ब्रेन है इस टैबलेट का। तो गाड़ी को स्टार्ट पोजीशन पर करने के बाद अब हम इस टैबलेट से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सर्च पर जाना, और यहाँ पर आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इस गाड़ी की। ये BMW E39 है, 84,000 किलोमीटर चली हुई है ओरिजिनल। इट इज अ 525 TDS, और ये एक फैक्ट्री मैनुअल गियर बॉक्स है, राइट हैंड ड्राइव। इवन की यहाँ पर ओरिजिन भी पता चल जाता है कि ये कौन सी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुई थी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ये 1996 का मॉडल है, 10th मंथ का। उसके बाद आपको हेल्थ रिपोर्ट पर जाना है। ये सारे मॉड्यूल्स को गाड़ी के स्कैन करेगा फॉर एरर कोड्स। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट। ऑल्दो मैंने यहाँ पर ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आपको ये सब देखना ना पड़े। तो स्कैन करने के बाद यूजुअली आपको सारे एरर कोड्स एक लाइन में यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो ग्लो पीरियड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर, 2 की नॉट डिटेक्टेड, व्हील स्पीड सेंसर वायर, फ्रंट लेफ्ट फॉल्टी। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का व्हील सेंसर है वो खराब है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे कोड्स हैं इस गाड़ी के लिए जो भी फिलहाल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी 5 एरर यहाँ पर देख सकते हो आप, उसके सामने लिखा है 5। बॉडी बस का एरर है, फॉल्ट एंट्री फॉर इंटरनल फॉल्ट इन लाइट मॉड्यूल, गोंग टोन जो मतलब हमारी सीट बेल्ट की टोन होती है उसको यूजुअली गोंग बोलते हैं इसके अंदर, स्पीड सिग्नल फ्रॉम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ऑल्दो इसका स्पीड का मीटर चलता है, आवाज आती है जब आप गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, तो यूजुअली उसको ये गोंग बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड का एयरबैग हमने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है, ऑल्दो राइट साइड के एयरबैग का भी एरर आ रहा है इसके अंदर। तो राइट के जो सैटेलाइट सेंसर हैं दोनों साइड के एयरबैग के लिए, उनका भी एरर आ रहा है। सबसे पहला एरर है AUC सेंसर और दूसरा है सेंसर ब्लोअर। तो इसकी ब्लोअर मोटर है वो एक जगह पर स्टक है और वहां पर एक बी का नेस्ट भी था, तो आई थिंक जो ब्लोअर मोटर है वो खराब है इस गाड़ी की। लाइट स्विच कंट्रोल में भी एरर है, और LCM या LCZ के अंदर भी यहाँ पर एरर हैं, 10 एरर हैं इसके अंदर। कनेक्शन टू ट्रेलर मॉड्यूल, थर्मल सेंसर फॉर ऑयल लेवल डिफेक्ट, एरर वाइल कंट्रोलिंग HVA डिवाइस, चेक ब्रेक फ्लूइड। ये ब्रेक फ्लूइड का एरर तो जब आया होगा जब इसकी क्लच लीक हो रही थी, तो इसके अंदर जो ब्रेक फ्लूइड है वो खत्म हो गया था। तो ये एक बार भी अगर ऐसा कोई इशू आता है तो गाड़ी के अंदर ये एरर स्टोर हो जाते हैं जब तक आप उनको क्लियर नहीं करते हो। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का भी एरर है, लेवल कंट्रोल सिस्टम का भी एरर है, क्योंकि इसके अंदर पीछे सेल्फ लेवल सस्पेंशन आता था रियर के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हो इंजन ऑयल लेवल का सेंसर का एरर है और कूलेंट लेवल का एरर है। कभी भी कोई गाड़ी एरर बनाती है या कभी भी कोई फॉल्ट आता है, बेशक उसको आप ठीक कर दो, जब तक आप क्लियर नहीं करते हो उसकी एक एंट्री रहती है। उसके बाद DSP के अंदर एरर है, यहाँ पर जो इसके स्पीकर हैं वो सारे खराब हैं ऑलमोस्ट, तो उसका एरर आना ऑब्वियस है। उसके बाद इन एरर को हमको क्लियर करना होता है। तो जो हमारे एरर कोड्स होंगे जो कि घोस्ट एरर्स बोल देते हैं कई बार, जो प्लग अनप्लग करने पर चीजों के आ जाते हैं, तो वो अब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जितने भी मेन फॉल्ट्स हैं या मेन प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी के अंदर वो एरर्स इसके अंदर रह जाएंगे। तो हमको यहाँ पर क्लियर DTC यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, लोअर राइट हैंड साइड के अंदर, उसको हमको क्लिक करना है टू इरेज ऑल दीज एरर कोड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम स्कैनिंग लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर धीरे धीरे जो भी फॉल्ट्स हैं वो अगर परमानेंट कोड्स नहीं होंगे तो वो सारे के सारे अब इरेज हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर तो गाड़ी जैसे ड्राइव करोगे आपको कोड्स दोबारा आ जाएंगे। क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीटेड, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। बाद आपको यहाँ पर एरर मैसेज मिलता है, आफ्टर दिस प्रोसीजर फिनिशेस देयर मे
may be a warning light or fault code displayed until the vehicle has completed a road test। कहने का मतलब यह है कि क्लियर करने के बाद भी अगर कोई एरर है गाड़ी के अंदर तो गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई इशू नहीं होगा तो वो एरर कोड अपने आप चला जाएगा। इसके ड्यूरिंग जो इग्निशन है वो स्विच ऑफ होगा अपने आप ही 10 सेकंड के लिए और दोबारा इग्निशन अपने आप ऑन हो जाएगा। यूजुअली ये BMW स्पेसिफिक है। यूजुअली जितने भी प्रोग्राम्स हैं या कंपनी का भी जो ISDA सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ मेन कोड तो व्हील सेंसर का ही रहता है, व्हील स्पीड सेंसर का, जो कि फ्रंट लेफ्ट साइड का है। और नीचे पे देखने के बाद उसकी जो वायर्स हैं वो कटी हुई थी तो उसको भी जोड़ देंगे तो आई थिंक ये सेंसर काम करने लग जाएगा। लेवल कंट्रोल सिस्टम का एरर जो है उसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो शॉकर है वो किसी ने पहले रिप्लेस किए हुए हैं नॉर्मल सेटअप के अंदर। और स्पीकर का एरर है या जो नीचे डिजिटल साउंड प्रोसेसर लिख रहा है ये स्पीकर का एरर है तो स्पीकर रिप्लेस करने पड़ेंगे गाड़ी के। उसके बाद आप काफी और चीजें कर सकते हो इसके अंदर। स्पेशल फंक्शन में जाकर बॉडी के अंदर जाकर यहाँ पर आप रीसेट कर सकते हो इसके सर्विस इंटरवल्स को, लाइव डाटा भी देख सकते हो। कोडिंग एंड प्रोग्राम के अंदर जाके आप यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करते हो या इमोबिलाइजर रिप्लेस करते हो तो उसको आप यहाँ पर कोड कर सकते हो। सिस्टम सिलेक्शन के अंदर जाकर ECM और EWS जो इमोबिलाइजर है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो और उसके फीचर्स को अलग अलग देख सकते हो। उसके अंदर पार्ट नंबर आ जाएगा, इसका ECU का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ये डाटा भी यहाँ पर रीड कर सकते हो, इंडिविजुअल डाटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कोई अगर आपको किसी की वोल्टेज चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद ECM के अंदर काफी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे आपकी जो आइडल स्पीड होती है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर EGR है उसको एक्सेस कर सकते हो और भी काफी चीजें हैं जो इसके अंदर हम ECU के अंदर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइडल स्पीड एडजस्टमेंट के अंदर हम जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो आइडल की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, काफी सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैक चले जाते हैं और जो हमारा इमोबिलाइजर है उसके अंदर जाकर देखते हैं। इमोबिलाइजर को भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे हार्डवेयर फंक्शंस यहाँ पर इसके आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक प्रोडक्शन डेट है वो आप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। तो कंट्री का यहाँ पर कोड लिखा हुआ है DEU, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कौन सी कंट्री है। कंस्ट्रक्शन डेट यहाँ पर देख सकते हो 1996 और 10th मंथ की है। इंजन का जो कोड है वो है M51। तो यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स आ जाती हैं गाड़ी की अगर आपको नहीं पता आपकी गाड़ी के बारे में। दिस वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम दुबई, तो यहाँ पर जो कंट्री है उसका जो कोड है DEU, मुझे आप नीचे कमेंट करके बताओ ये कौन सी कंट्री है। तो उसके बाद एग्जिट कर देते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर जो हमारा एरर कोड है वो सारे गाड़ी के अंदर अब रिमूव कर दिए हमने। और यहाँ पर मैं इसका जो OBD का पोर्ट है उसको रिमूव कर देता हूँ और इसका कैप वापस लगा देता हूँ ताकि OBD पोर्ट के अंदर डस्ट ना जाए। तो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट अ मॉडर्न स्कैनर इन अ 27-year-old BMW। गाड़ी को लिफ्ट पर वापस लगा दिया और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो ये इंजन ऑयल और ब्रेक फ्लूइड इसका लीक हो रहा है। आज हम इसको लिफ्ट पर ऊपर उठाकर देखते हैं कि नीचे की कंडीशन कैसी है, चेसिस कैसी है इस गाड़ी की। ज्यादातर पार्ट्स एल्यूमिनियम के तो आई डोंट थिंक रस्ट इतना होगा, बट लेट्स फाइंड आउट। इवन दो दिस इज अ 1996 मॉडल कार, दिस इज क्वाइट हैवी। और जब भी आप गाड़ी को ऐसे लिफ्ट पर उठाते हो तो ऐसे आपको उसको नीचे करना पड़ता है ताकि वो लॉक पोजीशन में आए और आप उसके बाद सेफ हो गाड़ी के नीचे जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट से कंडीशन गाड़ी की, सो डेफिनेटली ऊपर से ऑयल लीक हो रहा है इसका। सस्पेंशन में टाई रॉड एंड और मतलब ओवरऑल सारी चीजें रिप्लेस करनी पड़ेंगी इतने टाइम के बाद तो, बट टाई रॉड एंड या स्टीयरिंग काफी ज्यादा लीक हो रहा है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो AC कंप्रेसर है जिसकी बेल्ट अलग से लगानी पड़ती है, फिलहाल ये कनेक्टेड नहीं है, एक ही बेल्ट है इसके अंदर फिलहाल, वो भी बहुत ज्यादा लूज है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इसके पीछे कहीं पे भी ज्यादा कोरोजन नहीं है। नीचे सरफेस रस्ट है जो कि स्पीड ब्रेकर्स पर लग कर हुआ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का डिफरेंशियल भी अभी कहीं से लीक नहीं हो रहा है एंड ड्राइव शाफ्ट की कंडीशन भी काफी अच्छी है। जैसे कि आजकल एयर सस्पेंशन आता है मोस्टली गाड़ियों में, 7 सीरीज में भी सिर्फ पीछे पीछे एयर सस्पेंशन है। 1996 के अंदर 5 सीरीज के अंदर भी पीछे आपको सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन मिलता था, बट किसी ने उसको रिप्लेस करके नॉर्मल सस्पेंशन या शॉकर पीछे लगाए हुए हैं। जब गाड़ी के अंदर अगर आप पीछे ज्यादा सामान रख देते तो गाड़ी लिफ्ट होती थी। सो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा इस गाड़ी को कितने में परचेज किया गया था 1998 में BMW के द्वारा इंडिया के अंदर। मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है, मैं वो आपको एंड में दिखाऊंगा सारी चीज। पीछे का सस्पेंशन देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों फ्यूल टैंक्स हैं, मतलब ये एक ही फ्यूल टैंक है बट ये थोड़ा कर्व होता है। जो रस्टेड पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो उसके जस्ट ऊपर बैटरी होती है हमारी। सो आई थिंक कि बैटरी का जो वाटर है वो कभी ना कभी लीक हुआ होगा या इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा लीक होते हुए ये यहाँ से रस्ट होने लग गया है। फ्रंट सस्पेंशन में देखते हैं तो ओवरऑल कहीं पर भी ज्यादा रस्ट देखने को नहीं
मिल रहा है अपने को 27 ईयर ओल्ड BMW के हिसाब से। आई मीन इतना सरफेस रस्ट तो 4-5 साल पुरानी गाड़ियों पर भी देखने को मिल जाता है। इतनी खराब कंडीशन नहीं है इसकी नीचे से जितनी ऊपर थी। ऊपर देख सकते हो नॉर्मल सेटअप है, आजकल भी ऐसा ही सेटअप आता है 5 सीरीज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो बेल्ट है, बेल्ट के जस्ट नीचे जो हमारा ऑयल सम्प होता है वो सारा लीक कर रहा है एंड ऊपर से जो वेल्व कवर है वो भी लीक कर रहे हैं। तो इस गाड़ी का जो इंजन का डैम्पर है, मतलब जो क्रैंक की पुली है, उसके ऊपर 2 बेल्ट चल सकती हैं, एक जो AC कंप्रेसर को चलाएगी और एक जो अदर कंपोनेंट्स को चलाएगी, वाटर पंप, पावर स्टीयरिंग पंप एक्सेट्रा। इसके अंदर भी फिलहाल दूसरी बेल्ट नहीं है, ऑल्दो ये जो कंप्रेसर है वो सीज नहीं है कहीं से भी, अभी फ्रीली इसको मूव कर सकते हो आप। इसका स्टीयरिंग रैक है वो लीक हो रहा है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये रहा इसका मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पर इसका ये रहा स्लेव सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर जो कि हमने रिप्लेस किया था, बट वो अभी तक रिप्लेस नहीं किया है इस वीडियो में क्योंकि वीडियो थोड़ी पुरानी है, बट वी रिप्लेस्ड इट। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइव शाफ्ट की कंडीशन काफी ठीक है और कहीं से भी कोरोजन या फिर डेंट्स नहीं है ट्रांसमिशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो कभी ना कभी बॉटम आउट हुई होगी, बट दोनों साइड के जो सिल हैं ये हमारे जो नीचे के लेग हैं, सरफेस रस्ट जरूर आ गया उनके ऊपर, बट वो सॉलिड हैं अभी भी। उसके अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इसको अगर हम प्रेप करके पेंट करेंगे तो आई थिंक इट विल लास्ट लॉन्गर। सो आप ये जो संप पर यहाँ पर सेंसर देख रहे हो, इसको बोलते हैं ऑयल लेवल सेंसर, और ये गाड़ी को बताता है कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है उसका लेवल क्या है। 1996 के अंदर भी आपको लगभग हर एक चीज मिलती थी 5 सीरीज के अंदर, इसलिए थोड़ी एक्सपेंसिव थी आई थिंक। संप के पीछे और जस्ट ट्रांसमिशन के ऊपर यहाँ पर ऊपर आप जो देख रहे हो ब्लैक पार्ट, इसको बोलते हैं हमारा इग्निशन या स्टार्टर। इस स्टार्टर से ही आप गाड़ी को स्टार्ट कर पाते हो और इसको रिप्लेस या रिपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है एंड इट इज इजी टू गेट टू ऑल्सो। ऑल्दो गाड़ी की कंडीशन इतनी खराब नहीं है, एग्जॉस्ट में भी कहीं पर होल्स वगैरह नहीं है और पीछे का सस्पेंशन भी जैसे मैंने पहले बताया सारे ही ठीक कंडीशन में है। इसको हम बेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते बट बिल्कुल वर्स्ट भी नहीं कह सकते। उसके बाद चलो इसका जो एयरबैग है वो रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, और आज हम इस डोर का या ड्राइवर डोर का लॉक रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ऐसे रिमूव करना है। ये पुराने स्टाइल का एयरबैग है जो कि दरवाजे में या डोर में होता था, इसकी ऐसी वायरिंग होती थी और अगर मैं आपको इसको फिजिकली दिखाऊं तो